नमस्ते, जय हिंद। आपके साथ मैं हूं तेजस्वी और आप देख रहे हैं नॉर्थ स्टार। इंडिया इज कंसिडर्ड टू बी डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। मधुमेह की समस्या हमारे देश में काफी तेजी से बढ़ रही है और सिर्फ एडल्ट पॉपुलेशन ही नहीं बल्कि यंग पॉपुलेशन में भी इसके केसेस सामने आ रहे हैं। अगर हम डायबिटीज की बात करें तो आखिर ये समस्या, ये हेल्थ कंडीशन होती क्यों है? इसका सही इलाज क्या है? क्या लंबे समय तक इंसुलिन का इंजेक्शन लेना आपके लिए सही है? डायबिटीज को क्या हम रिवर्स कर सकते हैं? हम कैसे बचें ताकि हमें डायबिटीज ना हो? ऐसे कई सवाल हैं जिनके आज हमें जवाब मिलेंगे। हमें एजुकेट किया जाएगा डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर गगनदीप सिंह द्वारा। इस रोचक बातचीत को बिल्कुल भी ना मिस करें, अगर आपको डायबिटीज है तब भी और अगर आपको डायबिटीज नहीं है तब भी। रुक करते हैं इस बातचीत का। डॉक्टर गगन, बहुत बहुत स्वागत है आपका नॉर्थ स्टार में। थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए। डॉक्टर गगन, ये आपको कहते हुए हमने कई प्लेटफॉर्म्स पर सुना है कि जब हम डायबिटीज या मधुमेह की बात करते हैं तो इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट योर ब्लड शुगर लेवल्स, लेकिन प्रॉब्लम जो है या जो जड़ है डायबिटीज की वो कहीं और है जिसको हम एड्रेस नहीं कर रहे। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? तो मैं ये कहता हूँ हमेशा, जो ब्लड शुगर जिस पे सारा फोकस जाता है जब हम डायबिटीज़ ट्रीटमेंट करते हैं, ये ब्लड शुगर केवल एक सिम्टम है। जैसे सपोज आपको खांसी जुकाम है तो खांसी या जुकाम बाहर बहना एक सिम्टम है, अंदर बीमारी कुछ और है कि गले में या नाक में इन्फेक्शन चल रहा है, वायरस है। इसी तरह डायबिटीज़ में भी जो शुगर का बढ़ना या बढ़ा हुआ आना खून में, ये केवल सिम्टम है। जो रियल जड़ रूट कॉज अंदर चल रही है वो एक फिनोमिनन है जिसे हम कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। यानी इंसुलिन जो है, शरीर उसकी बात नहीं सुन रहा है। इंसुलिन बन रहा है, इंसुलिन अपना काम करना चाह रहा है, लेकिन रेजिस्टेंस आ रही है। शरीर उसकी बात नहीं सुन रहा है, उसकी वजह से जो शुगर है वो खून में ज़्यादा आ रही है। तो जो भी ट्रीटमेंट सिर्फ शुगर को कम करने पे फोकस करेगा, शुगर को कम करने के कई तरीके हैं। मैं इंसुलिन का टीका लगा के आधे घंटे में भी शुगर कम कर सकता हूँ, लेकिन उससे इलाज नहीं हो रहा। इलाज तभी होगा जब आप उसकी जड़ पे जाएंगे। आप देखेंगे कि इंसुलिन रेजिस्टेंस क्यों पैदा हो रहा है, क्या फैक्टर्स हैं जो उसको सही या गलत कर रहे हैं, और आप उनको बदलने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली इंसुलिन लेवल्स का आपका ऊपर नीचे होना विच में इवेंचुअली डिफाइन अ कंडीशन टू बी डायबिटिक और नॉन डायबिटिक। आपने इंसुलिन का जिक्र किया, हम सबको आप ये ज़रूर एजुकेट करें व्हाट एग्जैक्टली एंड एक्चुअली इंसुलिन इज। जी, तो इंसुलिन, बहुत लोगों को इंसुलिन का सिर्फ इतना ही पता है कि ये इंसुलिन का इंजेक्शन होता है, डायबिटीज़ में यूज़ होता है। इंसुलिन इनफैक्ट एक हार्मोन है जो हमारी बॉडी के की हार्मोन्स में से एक है, जो बहुत ज़रूरी हार्मोन होते हैं। जैसे थायराइड लोगों को पता है, कॉर्टिसोल लोगों को पता है। तो ये कुछ मास्टर हार्मोन्स होते हैं बॉडी में, जो एक नहीं बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल करते हैं। तो इंसुलिन का जो मेन काम होता है बॉडी में वो ये होता है कि जब भी हम खाना खा रहे हैं, उससे जो एनर्जी बन रही है, हम 24 घंटे तो खाना नहीं खा रहे, लेकिन एनर्जी हमें 24 घंटे चाहिए, तो हमारी बॉडी एनर्जी को स्टोर करती है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है कि खाने से एनर्जी स्टोर कैसे होगी, कहाँ होगी, कैसे रिलीज होगी, ये पूरा इंसुलिन के कंट्रोल में होता है। ओके। अगर आपका इंसुलिन सही से काम कर रहा है तभी आपकी बॉडी को समझ आएगा कि एनर्जी कहाँ स्टोर करनी है, कितनी स्टोर करनी है, कब रिलीज करनी है। तो ये सब इंसुलिन की मर्जी के बिना नहीं हो सकता। तो इंसुलिन सिर्फ एक दवाई या इंजेक्शन नहीं है, एक हार्मोन है जो सबकी बॉडी में होता है। जब तक ये ठीक से काम करता है आपका एनर्जी मेटाबॉलिज्म अच्छा लगेगा, और जब ये काम करना ठीक से बंद कर देता है या इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होता है, तब डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, बैड कोलेस्ट्रॉल, एब्डोमिनल ओबेसिटी, जिसे हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं, ये सारी बीमारियां जो हैं आपकी वो डेवलप होंगी। आपने इंसुलिन की बात की कि बॉडी में कब एनर्जी को बेसिकली रेगुलेट करता है इंसुलिन। जी, जब हम शुगर की बात करते हैं, बॉडी में शुगर लेवल और इंसुलिन की, तो क्या इंसुलिन यहाँ पे आपके शुगर लेवल्स को भी रेगुलेट कर रहा है? बिल्कुल। इनफैक्ट
शुगर लेवल को मेंटेन बॉडी चाहती है। अब मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा। एक आम आदमी के बॉडी में कितना खून होता है? 5 से 6 लीटर होता है ऑन एन एवरेज। और हम शुगर को मेजर करते हैं इन मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ओके। राइट? जैसे 100 मिलीग्राम, हमें शुगर 100 आई या 200 आई, तो दैट इज मिलीग्राम पर डेसीलीटर। तो अगर हम देखें कि एक आम आदमी के खून में नॉर्मली कितनी ब्लड शुगर होगी, वो होगी बेयरली 5 ग्राम। दैट इज एक छोटा चम्मच। मतलब जिस चीज के लिए इतनी बातचीत हो रही है, डायबिटीज बीमारी है, वो है आपके और मेरे खून में अभी कितनी शुगर है? टोटल मिला के पूरी बॉडी में खून में होती है 1 चम्मच। तो ये एक बहुत, मैं एक क्वांटिटी क्यों बता रहा हूँ, ये एक बहुत फाइनली रेगुलेटेड प्रोसेस है। इस पे बहुत सारे चेक्स और बैलेंसेस होते हैं। वो 5 ग्राम से 6 ग्राम भी चली गई तो आपकी शुगर 20% बढ़ जाएगी। वो 5 ग्राम से 4 ग्राम भी हो गई, 1 ग्राम का भी अगर फर्क हो गया तो वो 25% डाउन हो जाएगी। तो इंसुलिन वो हार्मोन है, मेन हार्मोन है, जो उसको इस फाइन रेंज के अंदर रखता है ताकि बाकी सारे सेल्स को एनर्जी मिल सके, ताकि बाकी सारी चीज़ें जो हैं ठीक से काम कर सकें। तो बेसिकली जो शुगर है दैट विल ब्रेक डाउन इनटू एनर्जी फॉर सेल्स टू वर्क, आप ये कह रहे हैं? ये तो एनर्जी मिलने का प्रोसेस है ही, लेकिन कितनी एनर्जी किस सेल को दी जाएगी, क्योंकि ब्लड के जरिए ही वो एनर्जी दी जा रही है, उसको मेंटेन रखना कि वो ऊपर ना जाए, नीचे ना जाए। अगर आप नहीं भी खाएंगे तो शुगर को तो किसी को मेंटेन करना पड़ेगा। सपोज आप एक हफ्ता खाना नहीं खाते, कहीं फंस गए आप, तब भी आपकी शुगर जो है वो डाउन ना जाए। राइट। और अगर आप दिन में 7 बार भी खा रहे हैं तो आपकी शुगर बहुत ऊपर ना जाए। तो ये जो मेंटेनेंस का काम है, एक सेट पॉइंट पे शुगर को रखने वाला काम है, इसमें इंसुलिन बहुत जरूरी है। तो शुगर लेवल्स अगर हाई हो जाते हैं वो प्रॉब्लमेटिक कैसे है? जी, तो शुगर लेवल्स बॉडी, जैसे मैंने कहा, चाहती है हर चीज को एक फाइन रेंज में रखना जहां वो अच्छे से काम कर पाती है। राइट, हाँ। जी, तो जब वो रेंज से एक्सीड कर देता है, बाहर निकल जाएगा, वो शुगर वहां पे जाना शुरू हो जाएगी जहां पे उसकी ज़रूरत नहीं है या जहां पे वो नुकसान करेगी। कैसे होता है ये? हमारे जो सारे नॉर्मल फंक्शंस हैं बॉडी के, आप कोई भी ऑर्गन, कोई भी टिश्यू ले लीजिए, तो वो प्रोटीन्स होते हैं वहाँ पे, जो वो हर प्रोटीन का अपना काम होता है। भाई ये स्ट्रक्चर का प्रोटीन है, ये इस चीज़ का प्रोटीन है। तो ये शुगर क्या करती है, ये जब एक्सेस होती है, ये जाके उस प्रोटीन के साथ गांठ बना लेगी। इसका टेक्निकल टर्म होता है AGES, एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स। तो जब वो जाके उस प्रोटीन पे बैठ जाएगी, वो उस प्रोटीन को ठीक से काम नहीं करने देगी। दैट इज वाई डायबिटीज इतनी खतरनाक बीमारी क्यों है, इतनी वाइड स्प्रेड और इतनी प्रॉब्लमेटिक बीमारी क्यों है? क्योंकि प्रोटीन तो सर से पैर तक लेके आपको हर चीज में ही चाहिए। तो डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो सर से लेके पैर तक आपके हर ऑर्गन, हर टिश्यू, हर चीज को डैमेज करेगी। ओके, राइट, बिकॉज शुगर डिफरेंशिएट नहीं करेगी कि कौन सा प्रोटीन है, वो हर प्रोटीन को ही जाके खराब करने की कोशिश करेगी। मैं इंसुलिन पे अभी वापस आऊंगी, लेकिन आपने कई जगहों पे अभी जिक्र किया कि हमारी बॉडी में शुगर होगी जो कि रेगुलेट होनी चाहिए, जैसे इंसुलिन रेगुलेट करता है टू प्रोवाइड एनर्जी, या जो भी अलग अलग बॉडीली फंक्शंस हैं वहाँ पे शुगर रिलीज की जाएगी, एनर्जी रिलीज की जाएगी वाया इंसुलिन। जी, तो शुगर से हम समझें क्या? क्योंकि आम भाषा में लोग समझते हैं शुगर मतलब चीनी, शुगर मतलब मीठा, लेकिन शायद हमारे हर खाने में शुगर होती है ना? जी जी। तो शुगर और ब्लड शुगर में बहुत डिफरेंस है। वो डिफरेंस मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। जब हम शुगर की बात करते हैं तो केमिकली जो शुगर का टेक्निकल टर्म है, शुगर इज मेड ऑफ, इज कॉल्ड सुक्रोज। वो 2 कंपाउंड से बना होता है, जिसमें आधा ग्लूकोज होता है और आधा फ्रक्टोज होता है। ओके। तो टेक्निकली जो टर्म शुगर है वो सिर्फ चीनी के लिए यूज करना चाहिए, लेकिन जो पॉपुलर लैंग्वेज है, हमारी कॉमन लैंग्वेज है, हम ब्लड में जो ग्लूकोज होता है हम उसको भी शुगर बोलते हैं कि ब्लड शुगर बढ़ गई, ब्लड शुगर कम हो गई। टेक्निकली वो शुगर नहीं है, वो ब्लड ग्लूकोज की मात्रा है जिसको हम
मिस्टेकनली शुगर कह रहे हैं, बट ये पॉपुलर लैंग्वेज है तो ये चल रहा है। सिमिलरली खाने में जब भी आप कुछ भी कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो वो ब्रेक डाउन होकर ग्लूकोज बनता है, ओके। राइट। और ये ग्लूकोज है जिसके बारे में ये सारी डिस्कशन हो रही है और ये सारी इम्पोर्टेंस है। लेकिन अब पब्लिक लोग, मतलब कॉमन लैंग्वेज में, पब्लिक लैंग्वेज में हम उस ग्लूकोज और शुगर को इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। टेक्निकली डिफरेंट चीज़ें। बेसिकली हम लोग ब्लड ग्लूकोज की बात कर रहे हैं, जो कि जी। हमारे खून में पाया जाता है, जो खून में पाया जाता है। तो इंसुलिन उसे रेगुलेट कर रहा है। जी। अगर इंसुलिन उसे रेगुलेट नहीं कर पाए, क्योंकि इंसुलिन के ही लेवल्स अप डाउन है, तो वो शुगर, आपने जैसे बताया, किसी भी प्रोटीन के फंक्शन के साथ जाके उसको इंटरफेयर करेगी, जी। एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, कोई भी बॉडीली फंक्शन उससे हैम्पर होगा। करेक्ट। इंसुलिन को अगर आप क्विकली हमें रन थ्रू करें, क्या इंसुलिन का काम बॉडी में सिर्फ ब्लड शुगर लेवल्स को ही रेगुलेट करना है, या इसके बियॉन्ड भी वो बहुत सारा कुछ कर रहा है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इंसुलिन, जैसे मैंने कहा, एक मास्टर हार्मोन है। मास्टर हार्मोन वो होते हैं जो बॉडी में कई सारे फंक्शंस रेगुलेट करते हैं। तो इंसुलिन सिर्फ ब्लड शुगर अप डाउन नहीं करता, वो बताएगा बॉडी में फैट कितनी स्टोर होगी, कहाँ स्टोर होगी, मसल बिल्डिंग के लिए भी चाहिए, बोन बिल्डिंग के लिए भी चाहिए, आपके ओवरऑल मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने के लिए भी चाहिए। यहाँ तक कि जो सेलुलर डिवीजन होती है, आपके जो सेल्स होते हैं जो मल्टीप्लाई करते हैं, और जब ये एबनॉर्मल मल्टीप्लिकेशन हो जाती है उसी को हम कैंसर बोलते हैं। तो जो सेल्यूलर दिस इज़ अ फैक्ट जो बहुत कम लोगों को पता है, और ये भी बातचीत नहीं होती, कि इंसुलिन जो है वो सेल्यूलर ग्रोथ, सेल्यूलर सिग्नलिंग, एक दूसरे को सेल्स आपस में सिग्नल कैसे भेजते हैं, इसमें भी बहुत इंट्रिकेटली इन्वॉल्व है। तो सिर्फ शुगर नहीं है, बहुत बहुत सारे फंक्शंस हैं इंसुलिन के। हम पूरा साल बैठ के इंसुलिन की बात कर सकते हैं, तब भी वो ख़त्म नहीं होगा। तो क्या इसे हम रिलेट अप कर सकते हैं इस चीज से फॉर अ कॉमन मैन, की क्योंकि अब आपके इंसुलिन के लेवल्स बिगड़े हुए थे, जिसकी वजह से शुगर, ब्लड ग्लूकोज रेगुलेट नहीं हो पाया, जिसकी वजह से दे कैन बी कैंसर इन द बॉडी, दे कैन बी अ हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम और आई प्रॉब्लम। बिल्कुल। क्या यही वजह है कि हम क्यों कहते हैं कि डायबिटीज से ये भी हो जाता है? जी, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आपने किसी भी दवाई से या ट्रीटमेंट से ब्लड शुगर तो टेम्परेरीली कंट्रोल कर ली, लेकिन क्योंकि आपने इंसुलिन लेवल को ठीक नहीं किया और इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक नहीं किया, तो वो जो सारे प्रोसेस जिनके लिए इंसुलिन सही चाहिए था वो सारे अंदर से खराब होते जा रहे हैं। ऊपर से आपको एक झूठा कंफर्ट या एक सेफ्टी का सेंस मिल गया कि मेरी शुगर तो ठीक है, इतनी है, ज़्यादा नहीं है। लेकिन क्योंकि इंसुलिन बढ़ा हुआ है तो कैंसर का रिस्क बढ़ रहा है, इन्फ्लेमेशन बढ़ रही है, जो आपका हार्ट अटैक हैं, स्ट्रोक हैं, इन सब चीज़ों का रिस्क बढ़ रहा है। फिर एक दिन जब वो इवेंट होगा तो वो एकदम सबको लगेगा कि यार ये तो सडनली हो गया, एकदम से हार्ट अटैक कैसे हो गया, ये आदमी तो बिल्कुल ठीक था, इसकी शुगर तो, ये तो दवाई लेता था, इसकी शुगर तो ठीक ठाक आती थी, बट वो एकदम से नहीं हुआ। तो अब आपकी बात यहाँ पे हेंस प्रूव्ड हो गई ना, कि हम बेसिकली हमेशा ब्लड शुगर लेवल को पढ़ लेते हैं रिपोर्ट में, फिर उसी की दवाई खाते हैं, वो ब्लड शुगर लेवल आपका कंट्रोल रहता है, लेकिन इंसुलिन की तो कोई बात ही नहीं कर रहा था, जो कि एक्चुअली जड़ थी प्रॉब्लम की। बिल्कुल बिल्कुल। इंसुलिन के लेवल्स, तो फिर अब हमें ये बताइए कि बिगड़ते क्यों हैं, मतलब बॉडी में इंसुलिन आपका खराब या उसके लेवल्स बिगड़ने का रीजन क्या है? जी करेक्ट। तो मैं इन फैक्टर्स पे आता हूँ, उससे पहले एक आपको इंटरेस्टिंग बात और बताऊंगा कि आपने इंसुलिन लेवल्स की बात करी, तो इंसुलिन लेवल्स कभी कभी डायबिटीज़ डिटेक्ट कैसे होता है? डायबिटीज़ डिटेक्ट होता है कि आपने अपना ब्लड शुगर चेक किया और शुगर बढ़ा हुआ आ गया, तो आपको पता लगा कि हाँ मुझे डायबिटीज़ है। लेकिन अगर आप इंसुलिन लेवल्स चेक करें, वो उससे कई साल पहले भी हो सकता है कि बढ़ा हुआ मिले। ओके। और ये एक टेस्ट है और ये एक टेस्टिंग है जो लोग करवा ही नहीं रहे हैं। 99.9% पेशेंट्स जो मेरे पास भी आते हैं या कहीं भी जाते हैं डायबिटीज़ ट्रीटमेंट के लिए, उनको पता भी नहीं कि ऐसा कुछ टेस्ट होता है, हम अपना इंसुलिन लेवल भी चेक करके देख सकते हैं। राइट। इनफैक्ट डॉक्टर्स आज की डेट में इंसुलिन इंजेक्शंस प्रिस्क्राइब कर रहे हैं,
लेकिन बाहर से इंसुलिन देने से पहले ये भी नहीं चेक कर रहे कि बॉडी के अंदर इंसुलिन बन कितना है। अच्छा, हमारे ब्लड टेस्ट कौन से रेगुलरली होने चाहिए, इस पर मैं जरूर आती पॉडकास्ट पे, पर क्योंकि जी। अब आपने यहाँ पे बात का जिक्र कर ही दिया है, जी तो हमारे दर्शकों को बताइए कि वो कौन सा जरूरी टेस्ट है जो हमें कराना चाहिए। जी। तो सबसे पहले मैं ये एम्फेसाइज करूँगा कि कुछ टेस्ट होते हैं, कुछ अर्ली टेस्ट होते हैं, कुछ लेट टेस्ट होते हैं। ओके। तो कुछ टेस्ट होंगे जो जल्दी दिखा देंगे कि बॉडी में कुछ खराबी चल रही है, कुछ प्रॉब्लम चल रही है, और कुछ बाद में दिखाएंगे। तो ये बात लोगों को नहीं पता कि ब्लड शुगर अपने आप में एक लेट टेस्ट है। HbA1c। HbA1c और ब्लड ग्लूकोज जो हम दोनों चेक करते हैं, ये बाद में आएंगे जब डायबिटीज़ हो चुकी है, तब ये एलिवेट होंगे। जो फास्टिंग इंसुलिन लेवल्स हैं, ये पहला टेस्ट है जो आपको इंडिकेशन दे सकता है डायबिटीज़ से पहले, प्री डायबिटीज़ से पहले भी। ये सबसे ज़रूरी टेस्ट है जो मेरे ख्याल से हर एक को कराना चाहिए, जो भी एट रिस्क ऑफ डायबिटीज़ है या एट प्रेजेंट भी जिसको डायबिटीज़ है, जिसको फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज़ की। तो पहला टेस्ट कराना चाहिए अपना फास्टिंग इंसुलिन लेवल, यानी खाली पेट में अपने इंसुलिन लेवल चेक कराएं। अगर वो बढ़े हुए हैं तो आपको एडवांस में वार्निंग मिल जाएगी कि मुझे डायबिटीज़ होने वाली है, अंदर कुछ गड़बड़ चल रही है, डायबिटीज़ हो सकती है। ये हो गया अर्ली टेस्ट। अब सर एक चीज पूछ लूं, आपने हाँ, बोला please। अगर इंसुलिन लेवल्स बढ़े हुए हैं जी। तो आपको पता लगेगा कि डायबिटीज हो सकती है। जी अगर इंसुलिन अच्छी मात्रा में है बॉडी में तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? वो तो रेगुलेट करेगा ही ना शुगर को। जी। अब हमें जाना पड़ेगा टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ के डिफरेंस समझने में। तो दो तरह की डायबिटीज़ होती हैं, राइट। एक है टाइप 1 जो जनरली बचपन से होती है, जिस पे लोग इंजेक्शन इंसुलिन पे डिपेंडेंट होते हैं, जो लेस कॉमन है। हमारी जो आज ज़्यादा डिस्कशन हो रही है वो ज़्यादा कॉमन वाली, ज़्यादा प्रेवलेंट वाली टाइप 2 डायबिटीज़ जो आगे जाके एडल्ट एज में डेवलप होती है, उस पर हम बातचीत कर रहे हैं। तो लोगों को दोनों में एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है, एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। टाइप 1 डायबिटीज़ जिसमें बाहर से इंसुलिन के इंजेक्शन ज़रूरी होते हैं, उसमें बॉडी में इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस होता या कम प्रोड्यूस होता है, तो हमें बाहर से देना पड़ता है। लेकिन जो कॉमन ज़्यादा है डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़, इसमें एक्चुअली उल्टा होता है। बॉडी में ज़रूरत से ज़्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस होता है, और जब वो बहुत टाइम तक ज़रूरत से ज़्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस होता रहता है, तो बॉडी उसकी बात मानना बंद कर देती है, जिसे हम कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस, राइट। ओके। जैसे कोई आदमी आपको डांट रहा है, वो डांटे जा रहा है, रोज डांटे जा रहा है, थोड़े टाइम बाद आप कहोगे यार बोल रहा है, बोलने दो, हमको क्या करना, आप यूज्ड टू हो जाओगे। राइट। तो ये एग्जाम्पल से आपको समझ आएगा, जब इंसुलिन लेवल बढ़े हुए होते हैं, कम नहीं, बड़े हुए होते हैं और बड़े हुए रहते हैं, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस और फिर डायबिटीज डेवलप होती है। इस बात को आई थिंक समझना और समझाना बोथ एट पेशेंट लेवल एंड डॉक्टर लेवल बहुत ज़रूरी है। सो बेसिकली इंसुलिन लेवल क्योंकि बढ़ गए तो जो बॉडी है वो या बॉडीली फंक्शंस हैं वो अब इंसुलिन के साथ कंप्लाई नहीं कर रहे, राइट? जी जी। हालांकि काम इंसुलिन का तो यही था टू रेगुलेट द शुगर एंड व्हाटएवर द अदर इम्पोर्टेंट फंक्शंस, पर क्योंकि अब वो ज़्यादा हो गई है तो वो अब कंप्लाई नहीं करेगी बॉडी। और इसके आगे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि बॉडी को लगेगा कि वो कंप्लाई नहीं कर रही, तो बॉडी और इंसुलिन बनाएगी टू काउंटर दैट रेजिस्टेंस। तभी डायबिटीज़ एक प्रोग्रेसिव बीमारी है, ये अपने आप नहीं रुकेगी। अगर आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो गया तो बॉडी उसे ठीक करने की कोशिश में और इंसुलिन बनाने की कोशिश करेगी, और इंसुलिन से और रेजिस्टेंस पैदा होगा, फिर उस रेजिस्टेंस से और इंसुलिन बनेगा। तो ये एक विशियस सर्कल है, एक विशियस साइकिल है जो रिपीट होती चली जाएगी। तो ये जो इंसुलिन लेवल्स बढ़ जाते हैं इसका कारण क्या है? जी, तो इसका कारण वैसे तो बहुत सारे कारण हैं, बट मैं सिंप्लीफिकेशन के लिए एक कॉमन लैंग्वेज में बात करता हूँ। दो मेन कारण हैं। एक तो है आपके जेनेटिक्स, राइट, जो आपको अपने माँ बाप से मिले और जिसे अनफॉर्चुनेटली हम चेंज नहीं कर सकते। सेकेंडली इट इज़ लाइफस्टाइल फैक्टर्स, ओके, जिस पे हमारा इतना स्ट्रेस, इतना एम्फेसिस रहता है।
लाइफस्टाइल फैक्टर्स में क्या आता है? आपकी डाइट, आपकी एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी, आपका स्लीप यानी रिकवरी, आपके स्ट्रेस लेवल्स क्या हैं, और भी कई सारी चीज़ें होती हैं। आपकी सर्केडियन रिदम क्या है, आपके बाकी हार्मोन लेवल्स कैसे हैं, आपका थायराइड कैसा है, लिवर कैसा है, किडनी कैसी है। बट मेनली जब हम लाइफस्टाइल की बात करते हैं, वी हैव टू टॉक अबाउट डाइट, एक्सरसाइज, स्लीप, स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो ये जब फैक्टर्स बिगड़ते हैं, और मोस्टली केसेस में ऐसा होता है कि सिर्फ एक चीज़ नहीं होती, इट इज़ अ मल्टी फैक्टोरियल चीज़, यानी मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी थिंग्स। आपकी डाइट भी ख़राब है, आपकी फिज़िकल एक्टिविटी भी नहीं है, स्लीप भी ख़राब है, स्ट्रेस भी ज़्यादा है जो आजकल अर्बन सिटीज़ में ज़्यादा होता ही है, प्लस आपके पास जेनेटिक्स भी हैं। तो ये जब सारी चीज़ें मिल जाती हैं तब तूफान आता है। तो क्या इंसुलिन लेवल्स ट्रिगर हो जाते हैं? बॉडी में ये प्रोसेस ट्रिगर हो जाता है कि इंसुलिन ज़्यादा बनेगा। राइट? तो इंसुलिन ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है। जब एक ज़रूरत से बहुत ज़्यादा और कुछ टाइम के लिए रहता है, फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होना शुरू हो जाता है। फिर जैसे मैंने बताया, उसे काउंटर करने के लिए और इंसुलिन रिलीज होना शुरू हो जाता है, और कुछ टाइम में डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ये वाली बीमारियां आपको दिखनी स्टार्ट हो जाती हैं। यानी क्रक्स ऑफ द मैटर इज एक्चुअली लाइफस्टाइल। जी, कि आपका सेडेंट्री लाइफस्टाइल है जिससे इंसुलिन लेवल्स ज़्यादा ट्रिगर हो गए और जिसकी वजह से आपके ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ गए। जी। तो हम जी। लास्ट में पहुंचते हैं जब हमें ये सिम्टम के तौर पे दिखता है कि ये लेवल्स बढ़ गए। जी, तो मैं यही बात को एम्फसाइज करना चाह रहा हूँ कि जब आपने देखा, जिस दिन आपने देखा कि मेरी ब्लड शुगर बढ़ी हुई आई है, उससे 5 साल पहले वो प्रोसेस चालू हो गया था, बट आपने देखा नहीं, और आपको लगा कि यार मैं तो ठीक था, एकदम से ब्लड शुगर कैसे बढ़ गई, या एकदम से मेरा वेट गेन में भी इंसुलिन का बहुत बड़ा रोल है। वो कहते हैं मैं एकदम से, यार आज मैं तो ये पिछले 3 महीने में ही वेट बढ़ गया, पहले तो मैं बिल्कुल ठीक था। वो आपको लग रहा था, जैसे आपने एक आइसबर्ग वाला एग्जांपल यूज़ किया, कि वो आपको ऊपर से दिखाई देता है कि इतना आइसबर्ग है, नीचे इतना पड़ा हुआ है पानी के नीचे, जो आपको दिख नहीं रहा क्योंकि आप देख नहीं रहे। तो जितनी आपकी नॉलेज होगी, जितनी अवेयरनेस होगी, और जितना आपको पता होगा कि जल्दी क्या है, अर्ली टेस्ट क्या है, लेट टेस्ट क्या है, तो इसको जल्दी पकड़ पाएंगे। क्या बच्चे हों, टीनेजर्स हों या बड़े हों या मिडिल एज में कोई हो, सबको ये फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट कराना चाहिए? बिल्कुल कराना चाहिए। सो दैट दे नो वेयर दे स्टैंड इन टर्म्स ऑफ इंसुलिन लेवल्स। एग्जैक्टली, अच्छा आएगा तो बहुत अच्छी बात है, और अगर खराब क्या आएगा, आना चाहिए? आइडियल रिजल्ट क्या है फास्टिंग इंसुलिन लेवल्स का? मतलब कहाँ आप अगर ये पढ़े रिपोर्ट में तो चलो हाँ यू फाइन, हालांकि रिपोर्ट तो डॉक्टर को ही दिखाएंगे, बट स्टिल फॉर जनरल अवेयरनेस। जी। अब यहाँ पे एक बहुत ये कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट हो जाता है कि क्या उसकी एज है, क्या कंडीशन है। लेकिन मैं बहुत मोटा मोटा बता सकता हूँ आपको कि जनरली फास्टिंग इंसुलिन जो है आपका 5-6 से नीचे रहे तो बहुत अच्छा है, 6 से 10-12 तक रहे तो आप समझ सकते हैं कि हाँ बहुत हल्की प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है। मोर देन 10 to 15 यूनिट्स डेफिनेटली कुछ प्रॉब्लम हो रही है, मोर देन 20-25 यूनिट्स तो बिल्कुल डेफिनेटली आपने सारा ग्राउंड वर्क सेट किया है कि डायबिटीज़ बिल्कुल हो जाए आने वाली है। जी, और जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो हम उसको कोरिलेट कर सकते हैं कि जितना फास्टिंग इंसुलिन ज़्यादा है, उतना रेट ऑफ प्रोग्रेस ऑफ द डिजीज़, यानी बीमारी कितनी जल्दी आएगी और कितनी जल्दी बढ़ेगी, वो आप कोरिलेट कर सकते हैं सिर्फ उस फास्टिंग इंसुलिन लेवल से। तो बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट। और अगर हमें अपने इंसुलिन लेवल्स को बराबर रखना है, लाइक एज इन टू कीप इट इन द राइट प्लेस, तो उसके लिए हमें हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना होगा। बिल्कुल। जिसमें आपने बोला डाइट, एक्सरसाइज एंड स्लीप। इसमें मैं और डिटेल पर आप पर आऊंगी, लेकिन पॉडकास्ट के पहले आप बता रहे थे कि टाइप 3 डायबिटीज भी होती है जी। और अभी आपने टाइप 2 के पहले बताया इन द पॉडकास्ट कि टाइप 1 डायबिटीज भी हैं। जी। तो टाइप 2 डायबिटीज रैम्पेंट हैं बिकॉज ऑफ द सेडेंट्री लाइफस्टाइल। क्या यू कैन क्विकली रन अस थ्रू फॉर टाइप 1 एंड टाइप 3 ऑल्सो, ताकि हम डिफ्रेंशिएट कर सकें? जी,
जो टाइप 1 डायबिटीज़ है वो बेसिकली एक ऑटो इम्यून बीमारी है। ऑटो इम्यून का मतलब है कि आपकी बॉडी का डिफेंस सिस्टम आप ही के खिलाफ हो जाता है। तो उसमें क्या होता है, जो पैंक्रियाज के सेल हैं जो इंसुलिन बनाते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। ओह, तो आपकी बॉडी जो है, मैं सिंप्लीफाइड वे में बता रहा हूँ व्यूअर्स के लिए, तो आपकी बॉडी उतना इंसुलिन बना नहीं पाती जितना आपको चाहिए। उसका आपके लाइफस्टाइल से कोई सीधा रिलेशन नहीं है? उसका लाइफस्टाइल से रिलेशन है, क्योंकि उसकी ट्रीटमेंट में भी लाइफस्टाइल का ठीक होना ज़रूरी है। तो क्या वो भी बिगड़ता लाइफस्टाइल की वजह से ही है? नहीं, वो बिगड़ता ऑटो इम्यून रीज़न से है, यानी आपकी बॉडी ने आपकी इंसुलिन बनाने की क्षमता ख़त्म कर दी, लेकिन उसका इलाज भी बेहतर हो जाता है अगर आप लाइफस्टाइल अच्छा रखें। तो ये जो ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स है बॉडी का, ये मतलब ये किसी में भी ट्रिगर हो सकता है रैंडमली, या इसके पीछे भी कोई रीजन है? इसके पीछे जो रीजंस हैं वो अभी तक साइंटिफिकली भी बहुत वेल अंडरस्टूड नहीं है कि किस में होगा, क्यों होगा। कुछ परसेंटेज है जो जेनेटिक है, लेकिन एग्जैक्टली कितना है, क्या होगा, किस में ट्रिगर होगा, ये कहना बहुत मुश्किल है। ये आज की डेट में, मतलब हम साइंटिफिकली इतने एडवांस नहीं हुए कि प्रेडिक्ट कर पाएँ कि किसके अंदर टाइप 1 डायबिटीज़ होगा या किसके अंदर नहीं होगा। और अनफॉर्चुनेटली अगर टाइप 1 डायबिटीज़ हो जाता है तो आपको इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ेंगे। राइट, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है कि आप इंसुलिन नहीं लेंगे लाइफस्टाइल से ठीक हो जाएगा। उसके अंदर आपको इंसुलिन लेना ज़रूरी है, क्योंकि आपकी बॉडी उतना इंसुलिन बना नहीं पा रही। और yes, टाइप 3 डायबिटीज क्या होती है? तो टाइप 3 डायबिटीज़ एक बहुत रीसेंट टर्म है जिसके बारे में ज़्यादातर लोग नहीं जानते, ज़्यादातर डॉक्टर्स भी नहीं जानते। टाइप 3 डायबिटीज़ क्या है? आपने अल्जाइमर्स डिजीज़ का नाम ज़रूर सुना होगा, या जिसे एज रिलेटेड डिमेंशिया भी कहते हैं। तो बेसिकली अभी तक ये माना जाता था कि आफ्टर अ सर्टेन एज, एक आप समझ लीजिए 50 साल के बाद या 60 साल के बाद, 70 साल के बाद, एक नॉर्मल मेंटल एजिंग प्रोसेस है कि ब्रेन स्लो हो जाएगा, आपकी थिंकिंग, कॉग्निटिव प्रोसेस सारे स्लो हो जाएंगे, और किसी किसी में ये इतना हो जाएगा कि ये सिम्टम्स अल्जाइमर्स या डिमेंशिया के आने लगेंगे। तो अब रिसेंटली ये कोरिलेशन मिला है कि ये जो अल्जाइमर्स डिजीज़ है, इसका भी जो जड़ है, जो रूट कॉज है, पैथोजेनेसिस है, वो काफ़ी हद तक टाइप 2 डायबिटीज़ की तरह इंसुलिन रेजिस्टेंस और बॉडी में इन्फ्लेमेशन से रिलेटेड है। और इनफैक्ट इतना स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है कि अब इसको टाइप 3 डायबिटीज़ बोला जा रहा है। और क्यों इम्पॉर्टेंट है इसके बारे में जानना, क्योंकि जिसके अंदर भी ये प्रोसेसेस चल रहे होंगे, टाइप 2 डायबिटीज़ है या इंसुलिन रेजिस्टेंस चल रहा है, उसको ये बीमारी यानी अल्जाइमर्स टाइम से बहुत पहले होगी, अर्ली होगी, और ज़्यादा सेवेरिटी में होगी। एंड क्योंकि जड़ यहीं पे है तो इलाज भी शायद यहीं पे है। इन्हीं चीज़ों को काउंटर करके आप उसको बेटर कर सकते हैं। अभी तक तो सिर्फ ये बोला जाता था कि ये एज के साथ होना ही होना है, इसको आप कुछ कर नहीं सकते। बट कहीं ना कहीं अंडरलाइंग फैक्टर आपकी टाइप 2 डायबिटीज हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है, और इंसुलिन रेजिस्टेंस तो और इन्फ्लेमेशन तो डेफिनेटली है, ये प्रूवन है, ये रिसर्च में है। जब हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं उसको हम कैसे समझें? ओके, सो इन्फ्लेमेशन समझना और समझाना आसान नहीं है, बट मैं इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ। इन्फ्लेमेशन का क्या मतलब है, आप समझ लीजिए कि जो भी आपके नॉर्मल सेलुलर प्रोसेसेस हैं, आपके सेल्स हैं, वो अपना काम करते हैं डेली। जैसे हर इंसान का अपना प्रोफेशन होता है, हर सेल का अपना एक प्रोफेशन होता है, अपना काम होता है कि भाई मुझे ये काम अकॉम्प्लिश करना है, उसके लिए बना है। तो इन्फ्लेमेशन एक ऐसी नेगेटिव स्टेट है या ऐसी एक ख़तरनाक स्टेट है जहाँ पे सेल्स अपना नॉर्मल काम नहीं कर पाते, और सारी बीमारियाँ, सिर्फ डायबिटीज़ हाइपरटेंशन की बात नहीं कर रहा, दुनिया की सारी बीमारियाँ होने का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। अगर एक बॉडी एक प्रो इन्फ्लेमेटरी या इन्फ्लेम्ड स्टेट में है, यानी उस ख़राब स्टेट में है, तो कोई भी सेल ठीक से काम नहीं कर पाएगा, और सारी बीमारियां दुनिया की, मैं दोबारा एम्फेसाइज कर रहा हूँ, सब बीमारियां इंक्लूडिंग डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कैंसर, कोविड में बहुत देखा गया था। जब ये कोरोना वायरस हमारा पैंडेमिक हुआ था, तो सेकेंड वेव बहुत ख़तरनाक आई थी यहाँ पे इंडिया में,
तब भी जहाँ जहाँ पे इन्फ्लेमेशन ज़्यादा था उन लोगों को ज़्यादा दिक्कत हुई। तो इन्फ्लेमेशन भी आपकी बॉडी में बढ़ा हुआ इज अगेन वी कैन ट्रेस इट बैक टू योर लाइफस्टाइल। करेक्ट, कि वेरी अगर बिग फैक्टर इन इन्फ्लेमेशन इज अ लाइफस्टाइल। तो जहां आप ये कहते हैं कि सिर्फ मेडिकेशन लेकर आप अपने ब्लड शुगर लेवल्स को नॉर्मल कर लोगे, वो इलाज नहीं है डायबिटीज का। जी, बट डायबिटीज का इलाज होगा विद मेडिकेशन योर लाइफस्टाइल। लेकिन अगर किसी ने खाली डायबिटीज की दवाई खा ली और उसके ब्लड शुगर लेवल्स भी नॉर्मल आ रहे हैं, जी, रिपोर्ट सारी ठीक दिखती हैं, जी। बतौर डॉक्टर आप ये रिकमेंड करेंगे कि नहीं, वो नींद भी पूरी ले, कसरत भी करे और खाना भी अच्छा खाए, नहीं तो ये बिगड़ सकता है और कि नहीं बिगड़ सकता? बिल्कुल, हेल्दी लाइफस्टाइल सबके लिए अच्छा है, ना सिर्फ एक डिजीज़ की ट्रीटमेंट के लिए बट आने वाली डिजीज़ेस की प्रिवेंशन के लिए भी, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो हमारी ब्लड रिपोर्ट्स पकड़ ही नहीं पाती। आज की डेट में कुछ ऐसी बहुत अच्छी ब्लड रिपोर्ट नहीं है जो मुझे एडवांस में वार्निंग दे दे कि मुझे कैंसर होने वाला है, राइट। और कुछ चीज़ें हैं जिसको एक नॉर्मल बायोलॉजिकल प्रोसेस माना जाता है, जैसे एजिंग है, यू नो आप एज कर रहे हैं। अब बायोलॉजिकल एज यानी आपकी उम्र के हिसाब से कितनी एज है, 30 साल, 40 साल, 50 साल, और अंदर आपकी जो बॉडी है उसकी हेल्थ कितनी है। ऐसा हो सकता है कि टाइम वाइज आप 50 साल के हैं लेकिन आपकी बॉडी इतनी हेल्दी है कि अंदर इंटरनली आप 35 साल के हैं, और उल्टा भी हो सकता है राइट। कि टाइम वाइज आप 35 साल के हैं लेकिन आपकी बॉडी इतनी ख़राब है कि इंटरनली आप 65 साल के हैं। तो एजिंग को रोकने में, कैंसर प्रिवेंशन में, आने वाली डिजीज़ेस को रोकने में, इन सब में लाइफस्टाइल बहुत क्रिटिकल है। अगर आपकी सारी रिपोर्ट्स भी ठीक हैं, सब कुछ ठीक है, एटलीस्ट आप आने वाली डिजीज़ेस को तो प्रिवेंट करना चाहेंगे। सेकेंडली, जो रिपोर्ट्स इंटरप्रेट करने का तरीका है, हाँ। सेम वैल्यू आजकल क्या होता है कि लैब रिपोर्ट्स में आगे एक रेंज दे देते हैं वो, हाँ। है ना, और आम आदमी वहीं से देखता है कि यार मैं रेंज के अंदर हूँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। राइट। तो जब आप प्रिवेंटिव मेडिसिन में जाते हैं, जैसे जो हम करते हैं, तो हम लोग, हमारी कोशिश होती है कि आने वाले खतरे को देखें आप, तो रिपोर्ट्स इंटरप्रेट करने का तरीका भी बिल्कुल बदल जाता है। मैं ये नहीं देखूंगा कि अभी अभी क्या टूटा हुआ है और क्या ठीक करना है, मैं ये देखूंगा कि क्या टूटने वाला है। राइट। वो इंटरप्रिटेशन भी अभी काफ़ी लैकिंग है। ज़्यादातर जगहों पे, इवन इन मेडिकल केयर सेटअप्स, वो फोकस नहीं रहता। सो व्हाट आई गेट फ्रॉम यू इज कि अगर आपको डायबिटीज होने से रोकना है, सो प्राइमरी ये है कि आपका लाइफस्टाइल हेल्दी हो। बिल्कुल। लेकिन अगर हम डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट की बात करें, व्हाट आई कैन क्लियरली सी कि अगर किसी को डायबिटीज़ होगी तो वो डॉक्टर के पास गया होगा और डायबिटीज़ की मेडिसिन ले रहा होगा। इसके हम अगर इसको हम 3 स्टेजेस में डिवाइड कर कर आपसे समझें कि वो जो ट्रीटमेंट है वो उसका बिगड़ सकता है, दैट डायबिटिक पर्सन इन स्पाइट ऑफ टेकिंग द मेडिकेशन कैन गो टू अ वर्स कंडीशन। बिल्कुल। नंबर 2, वो मेंटेन और मैनेज कर रहा है। और नंबर 3, जिसका आप दावा करते हैं और जो कि आपने करके दिखाया है अपने पेशेंट्स के साथ कि डायबिटीज़ को आपने रिवर्स कर दिया। जी, आप ये तीनों ही सूरत जो हैं, सिचुएशंस हैं, हमें समझाइए। जी। तो जैसा आपने कहा कि नॉर्मली जो पूरा ट्रीटमेंट है डायबिटीज़ का, वो एक दवाई बेस्ड, मेडिकेशन बेस्ड या फार्माकोलॉजी बेस्ड ट्रीटमेंट है। हाँ, ये एक लाइन में डॉक्टर ज़रूर बोल देते हैं कि एक अच्छी डाइट या एक बैलेंस डाइट लीजिए और एक्सरसाइज करिए। अब प्रॉब्लम ये है कि डाइट और एक्सरसाइज एक बहुत डिटेल्ड चीज़ है। जैसे मैं डाइट कहूँगा या आप डाइट कहेंगे या कोई और डाइट कहेगा, उसमें बहुत ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। तो जितना फोकस और जितना डिटेल मेडिकेशन में जाता है, मुझे लगता है उतनी डिटेल से और उतनी फोकस से बात डाइट और एक्सरसाइज की भी होनी चाहिए। ऑल एक्सरसाइज एंड ऑल डाइट्स आर नॉट द सेम। अब आपने कहा कि एक मरीज़ गया और वो दवाई लेकर आ गया, राइट। अब उसके पास 3 ऑप्शन है, जैसा आपने बताया। या तो उसने अपनी शुगर एक लेवल के नीचे ला के रख दी, जैसे अभी भी ये ख्याल है लोगों का कि मेरी शुगर जो है वो 200 से नीचे है, ठीक है, मेरी डायबिटीज़ वेल मैनेज्ड है, मुझे और कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या हो रहा है, जैसे मैंने आपको समझाया कि इंसुलिन रेजिस्टेंस तो है बॉडी में।
इंसुलिन रेजिस्टेंस चल रहा है, बॉडी और इंसुलिन बनाते जा रही है। थोड़े टाइम बाद क्या होगा, और ये बहुत कॉमन है, ये आई थिंक हर डायबिटीज़ पेशेंट ने फेस किया होगा, जो दवाई आज काम कर रही है और आज शुगर को 200 से नीचे रोक पा रही है, 6 महीने बाद सडनली आप देखेंगे कि यार अब तो ये काम ही नहीं कर रही। राइट, क्योंकि आपने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि ये प्रोग्रेसिव है। एग्जैक्टली, वो प्रोग्रेसिव साइकिल तो चल रही है। तो 6 महीने बाद पेशेंट को लगता है यार ये क्या हुआ, मैं दवाई तो वही खा रहा हूँ। अच्छा, पर वो डायबिटीज की दवाई उस प्रोग्रेशन को रोकती नहीं है। एग्जैक्टली माई पॉइंट। जब तक दवाई इंसुलिन रेजिस्टेंस को नहीं टारगेट कर रही, जो भी आपकी इंटरवेंशन है मेडिकली, जो उस इंसुलिन रेजिस्टेंस को टारगेट नहीं कर रही, वो उस प्रोग्रेशन को रोकने में सक्षम, उसको रोकने में केपेबल है ही नहीं। दिस इज द पॉइंट दैट मोस्ट पीपल एंड इवन मोस्ट डॉक्टर्स आर मिसिंग। राइट, आपने सिम्टम रिड्यूस कर दिया, इट इज़ लाइक कि आपने रिपोर्ट कार्ड लिया अपने बच्चे का और वहाँ पे 70 को हटा के 90 लिख दिया। राइट, बट बच्चे की लर्निंग और एजुकेशन लेवल तो वही है। तो जब तक आप इंसुलिन रेजिस्टेंस पे काम नहीं करेंगे, तब तक वो बीमारी प्रोग्रेस होती ही रहेगी। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस की दवाई कोई और है? जितनी दवाइयाँ हैं आज की डेट में डायबिटीज़ के लिए, बहुत ही कम हैं जो एक्चुअली इंसुलिन रेजिस्टेंस पे डायरेक्टली काम कर पाती हैं, सस्टेनेबली काम कर पाती हैं और सिग्निफिकेंटली काम कर पाती हैं। यानी अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस पे उनका एक्शन है भी, तो इतना नहीं है कि आप उस पर डिपेंड कर सकें कि सिर्फ ये दवाई लेने से मेरा इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है ठीक हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा। वो 5 से 10% इंसुलिन रेजिस्टेंस में ज़रूर हेल्प करेगी, शुगर ज़रूर कम कर देगी, लेकिन इतना नहीं कर पाएगी कि आप उस पर डिपेंड कर पाएँ और वो आपकी बीमारी को रोक दे। नहीं तो डायबिटीज़ होती ही नहीं। तो क्या कोई ऐसी दवाई बनी ही नहीं है जो इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम कर पाए, या प्रिस्क्राइब नहीं हो रही? कोई ऐसी दवाई आज की डेट में एग्जिस्ट नहीं करती जो ऑन इट्स ओन इंसुलिन रेजिस्टेंस को ख़त्म कर पाए। ओके। कम कर देगी, डेफिनेटली कम कर देगी, थोड़ी सेंसिटिविटी बढ़ा देगी आपकी इंसुलिन की, लेकिन वो जो विशियस साइकिल है वो रुकेगा नहीं। तो उस विशियस साइकिल से एक डायबिटिक जो मधुमेह का मरीज है वो बाहर कैसे आए? बिल्कुल। तो यहाँ पे, सॉरी टू कट यू इन बिटवीन, हाँ, या फिर वो कम से कम प्रोग्रेस ना करे। जी, तो यहाँ पे मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन लेना चाहूँगा, क्योंकि कई बार लोग कहते हैं, मुझे ही कहते हैं कि यार डॉक्टर साहब आप दवाई के बिल्कुल अगेंस्ट हैं, इसका मतलब क्या सारी डायबिटीज़ की दवाइयाँ ख़राब हैं, सब पागल हैं जो दवाई लिख रहे हैं दवाई खा रहे हैं? ऐसा नहीं है। तो मेडिकेशन को एक सपोर्ट टूल की तरह यूज़ करिए। अगर कोई इंसान मेरे पास डायबिटीज़ का पेशेंट आ रहा है, आज उसकी शुगर 300 400 बहुत हाई है, तो मैं पहले दिन डाइट या एक्सरसाइज से उसकी शुगर कंट्रोल करके नॉर्मल लेवल पे नहीं ला सकता। राइट। मुझे उसको बाहर से कुछ सपोर्ट देना ज़रूरी है। राइट। यहाँ पे मेडिकेशन बहुत अच्छी चीज़ है। राइट। यहाँ पे मैं डायबिटीज़ मेडिकेशन यूज़ करूँगा कि भाई मैं उसको कुछ कवर दे पाऊँ, कुछ सपोर्ट दे पाऊँ, कुछ बूस्ट दे पाऊँ, लेकिन साथ में डाइट और एक्सरसाइज यानी लाइफस्टाइल पे भी काम करेंगे कि अंदर जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है उसको हम कम कर पाएँ, इंसुलिन लेवल्स को रिड्यूस कर पाएँ। जैसे विद टाइम उसकी बॉडी रिस्पॉन्ड करना शुरू करेगी, शुगर लेवल्स बेटर होंगे, वो डाइट और एक्सरसाइज के ज़्यादा आदी होगा, तो आपका फोकस ये होना चाहिए कि आप मेडिकेशन को कम करें। और उसकी जैसे एक किसी की बोन फ्रैक्चर हो जाती है, आपकी हड्डी टूट जाती है, तो आपको एक बैसाखी दी जाती है, एक क्रच दिया जाता है कि भाई अभी आप इस पे वेट मत डालिए, इस पे 100% वेट अपना आप क्रच पे डालिए। राइट। फिर आपको 2 हफ्ते बाद बोला जाएगा कि अब 80% वेट इस पे डालिए, अब 50% वेट इस पे डालिए, और 1.5-2 महीने बाद आपको कहेंगे कि हाँ अब आपकी हड्डी जुड़ गई, हमें एक्सरे में दिख गया, अब आप पूरा वेट इस पे डाल सकते हैं, अब आपको क्रच की ज़रूरत नहीं। तो ऐसे यूज़ करनी चाहिए डायबिटीज़ मेडिकेशन, तो बहुत अच्छी है। लेकिन अगर आपका फोकस ये है कि मैं मेडिकेशन पे डिपेंडेंट हूँ, भाई मेडिकेशन पे ही सपोर्ट लूँगा, मुझे डाइट एक्सरसाइज से कोई मतलब नहीं है, मेडिकेशन से ठीक हो जाऊँगा, दैट इज़ इम्पॉसिबल, वो नहीं होगा। यानी कि मैं कुछ भी खाता रहूं, एक्सरसाइज भी नहीं करूं और स्लीपिंग आवर्स भी बिगड़े हैं, लेकिन मैं दवाई तो खा रहा हूं तो मैं ठीक ही रहूंगा। जी, देयर इज नो इजी वे आउट।
ऐसा होने नहीं वाला। ऐसा होगा ही नहीं। लेकिन इसका प्रमाण हमें मिलता है कि अगर हमने एक्सरसाइज कर ली, खाना ठीक खाया, टाइम पे सोए या नींद पूरी ली, तो उससे हमारे जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है बॉडी में वो कम होगा, वो कम होता दिखता है। बिल्कुल दिखता है। और यहीं पे इंसुलिन लेवल्स की जो मैं टेस्ट की बात कर रहा था इम्पोर्टेंस नज़र आती है। आप उस टेस्ट को सिर्फ डायग्नोसिस के लिए नहीं, फॉलो अप के लिए, ट्रीटमेंट की इफेक्टिवनेस देखने के लिए भी यूज़ करें। राइट। तो जो भी पेशेंट्स हम देखते हैं या जो इस चीज़ को फॉलो करना चाहते हैं, मैं सबको यही कहता हूँ, भी आपको कैसे पता लगेगा कि आपकी ट्रीटमेंट काम कर रही है या फेल कर रही है? आप वो टेस्ट बार बार कराएं। आप 2 महीने बाद वो टेस्ट फिर कराएं। देखिए कि आज मेरे इंसुलिन लेवल्स इतने थे, अब कितने हो गए, राइट। एक मेट्रिक है जो हम कैलकुलेट करते हैं, उसे हम कहते हैं होमा आईआर। होमा आईआर एक बहुत लंबा चौड़ा टर्म है, शॉर्ट में मैं ये समझाता हूँ। ये डायरेक्टली मेजर करता है कि आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस कितना है। अच्छा। इसके लिए आपको अपना फास्टिंग ग्लूकोज और फास्टिंग इंसुलिन लेवल अपने डॉक्टर को चेक करा के दिखाना पड़ेगा। वो फॉर्मूला होता है, वो कैलकुलेट करके निकाल लेंगे कि आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस इतना है। राइट। और अगर आपने कुछ किया, डाइट एक्सरसाइज में कुछ अच्छा काम किया, आप 2 महीने बाद फिर चेक करा के देखिए, आप कैलकुलेट करिए। तो जो भी ट्रीटमेंट है डायबिटीज़ का, वो रिजल्ट्स ओरिएंटेड होना चाहिए। आपको दिखना चाहिए भाई मेरी ब्लड शुगर नीचे आ रही हैं। और एक चीज़ आपको बताता हूँ, ये भी ज़्यादा लोगों को नहीं पता, एक रीसेंट डेवलपमेंट है। एक डिवाइस आता है, उसे हम कहते हैं CGM, कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटर। बेसिकली कॉइन शेप इतना साइज का डिवाइस है, यहाँ पे आपके अटैच होगा और वो 24 घंटे शुगर चेक करता रहता है। और इतना आसान है, आपके फ़ोन में आ जाएगा, आप ऐसे चेक करेंगे तो आपको 24 घंटे की शुगर दिखाएगा। तो जब लोग करते हैं हमारे साथ डाइट एक्सरसाइज, पूरा हम उनका प्लान करते हैं, बताते हैं, आपको दिखना शुरू हो जाता है CGM में, भाई पहले मेरी शुगर 250-300 जाती थी खाना खाने के बाद, अब तो सिर्फ 180 जा रही है। और आप मानेंगे नहीं, ये कुछ महीनों में नहीं, ये तो फर्स्ट डे से दिखना स्टार्ट हो जाता है। So this is where we come to reversal of diabetes. आपने बोला कि डायबिटीज की जो हेल्थ कंडीशन है उसका नेचर है प्रोग्रेस करना जी। लेकिन अगर आप लाइफस्टाइल में चेंजेस लाते हैं तो आप डायबिटीज की उल्टी गिनती यानी कि उसको आप रिवर्स में लेके जा सकते हैं। क्या इसे क्योर किया जा सकता है? क्या तो बिना दवाई के, बिना बैसाखी के, बिना क्रच के एक डायबिटिक सोच सकता है कि मैं एक नॉर्मल जीवन बिना शुगर की दवाई के रह सकता हूँ? यही मैम डेफिनेशन है डायबिटीज रिवर्सल का। अगर आप दवाई लेके डायबिटीज कंट्रोल कर रहे हैं, वो डायबिटीज मैनेजमेंट है। हाँ, नहीं, मेरा मतलब ये था कि आपने एक्सरसाइज किया या लाइफस्टाइल चेंजेस किए तो आपकी डायबिटीज की जो दवा है वो कम हो गई, डोजेज कम हो गई जी। लेकिन क्या डोजेज पूरी तरह से छूट भी सकती है? जी, तभी आप रिवर्सल कह सकते हैं। रिवर्सल का डेफिनेशन बहुत सिंपल है कि आप डायबिटिक से नॉन डायबिटिक स्टेट में आ गए। एग्जैक्टली व्हाट आई एम आस्किंग। राइट। नो मेडिकेशन, आपको अब आप फुली केपेबल हैं, अपना ब्लड ग्लूकोज आप खुद मैनेज कर रहे हैं, आपको कोई एक्सटर्नल मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं है। उसी पॉइंट पे आप कह सकते हैं कि आपने डायबिटीज़ रिवर्स कर दी। एसेंशियली जो पहले कोई भी टाइप 2 डायबिटीज़ पैदा, मतलब कोई भी न्यूबॉर्न को टाइप 2 डायबिटीज़ नहीं होती, राइट। जब आप पैदा होते हैं आपको टाइप 2 डायबिटीज़ नहीं होती। इसका मतलब आप नॉन डायबिटिक थे, राइट। फिर आप कभी ना कभी लाइफ में आपको टाइप 2 डायबिटीज डेवलप हुई और आप उस स्टेट में आए। अब आप वापस नॉन डायबिटिक स्टेट में चले गए जिसमें आपको कोई दवाई नहीं चाहिए अपना ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए। जिस दिन ये होगा तभी आप कह सकते हैं कि मैंने अपनी टाइप 2 डायबिटीज रिवर्स करी है। आई थिंक हमारे पॉडकास्ट में दिस इज द बिगेस्ट टेक अवे, जहां आप कह रहे हैं कि एक डायबिटिक वापस नॉन डायबिटिक हो सकता है जी, लेकिन उसकी शर्तें हैं। और शर्तें हैं, मेडिकेशन तो चलिए डॉक्टर ने दी, लेकिन सबसे बड़ी शर्त है आपका लाइफस्टाइल जी। तो डॉक्टर गगन, अब हम लाइफस्टाइल पे आते हैं जी। वो आइडियल हेल्दी लाइफस्टाइल क्या है जो आप अपने डायबिटिक पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब करते हैं ताकि वो डायबिटिक से नॉन डायबिटिक की कैटेगरी में आए? जी, तो इससे पहले कि मैं किसी को कोई लाइफस्टाइल प्रिस्क्राइब करूं, सबसे पहले तो हमें उनका लाइफस्टाइल समझना पड़ता है कि अभी है क्या। क्योंकि लाइफस्टाइल एक ऐसी चीज है जो बहुत यूनिक है। हाँ, और काफी कस्टमाइज भी होगा जी।
ये भी जी, तो जी। हो सकता है कि जो डायबिटिक पेशेंट आपके पास आया, हो सकता है कि उसे कोई बोन की प्रॉब्लम है, हो सकता है वो फिलहाल रनिंग के लिए नहीं जा सकता, करेक्ट। हो सकता है वो लिफ्टिंग अभी नहीं कर सकता, तो आप बिल्कुल। उसका प्लान कस्टमाइज करते होंगे। जी, जी, वो कस्टमाइज़ ही करना पड़ेगा, नहीं तो वो एक कॉपी पेस्ट प्लान है जो लोगों को आजकल गूगल है, चैट जीपीटी है, वो कहीं से कुछ भी मिल सकता है, लेकिन वो काम क्यों नहीं करता? क्योंकि हर एक की बॉडी बिल्कुल डिफरेंट है, राइट। राइट? अब मैं अगर आपको कहूँ कि मैं एक जनरल पॉपुलेशन बेस्ड एडवाइस दे दूँ कि केला नहीं खाना चाहिए, हाँ राइट? हाँ। दैट इज़ नॉट गुड, क्योंकि कई कई लोग हैं जो अपने फिजिकल एक्टिविटी, अपनी कार्बोहाइड्रेट सेंसिटिविटी, अपनी बॉडी कॉम्पोजिशन के हिसाब से उनके लिए केला बिल्कुल ठीक है। और कई लोग हैं जो ऑलरेडी डायबिटिक हैं, जिनकी कार्बोहाइड्रेट सेंसिटिविटी इतनी ज़्यादा है, या जो एक्सरसाइज नहीं कर रहे, उनके लिए केला बिल्कुल ख़राब है। तो लाइफस्टाइल में कुछ चीज़ें तो आप जनरली रेकमेंड, जैसे फिजिकल एक्टिविटी सबके लिए अच्छी है, राइट? 45 मिनट्स ऑफ इंटेंस एक्टिविटी। What इंटेंस do you, हाँ, हाँ, sorry, I was राइट asking राइट, the नहीं नहीं same. नहीं What is same. intense activity? या क्योंकि क्या है कि किसी को बोलो 45 मिनट्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, वो मॉर्निंग वॉक करके अपना गप्पे हाँ, मार रहे हैं, कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं हमारी तो एक्सरसाइज हो गई, हमारी शुगर कंट्रोल में नहीं आती, राइट? तो इंटेंस एक्टिविटी का मतलब है आप अपना हार्ट रेट देख सकते हैं, अभी मेरा हार्ट रेट ऊपर जा रहा है, मैं हाँफ रहा हूँ, मुझे सांस चढ़ रहा है, पसीना आ रहा है। इट शुड फील लाइक यू हैव मेड सम एफर्ट, कुछ आपने डिफ़िकल्ट काम किया। बॉडी को कुछ चैलेंज देंगे तभी बॉडी में कुछ चेंजेस आएंगे। right. तो 45 मिनट्स ऑफ चैलेंजिंग एक्टिविटी, और वो कुछ भी हो जो आपको पसंद हो, आप डांस करें, आप कोई स्पोर्ट खेलें, आप मार्शल आर्ट्स करें, आप जिम में जाएं, आप रनिंग करें, जो आपकी पसंद को, आपके लाइफस्टाइल को सूट करे। हाँ, उसमें कुछ रेजिस्टेंस डेफिनेटली होना चाहिए, और कुछ चैलेंजिंग जो लेवल है, एक चैलेंज लेवल, वो ज़रूर होना चाहिए, वो सबके लिए ज़रूरी है। डाइट की जहाँ तक मैं बात करूँ, डाइट ऐसी होनी चाहिए, क्योंकि आप डायबिटीज़ को रोकना चाह रहे हैं, तो डाइट ऐसी होनी चाहिए जो आपके इंसुलिन लेवल्स को रिड्यूस कर पाए। Okay. सिंपल। बिफोर गोइंग टू द डाइट, आपने बोला कि एक्सरसाइज 45 मिनट्स की ऐसी हो जो कि बॉडी को चैलेंज करे। बाय दैट यू मीन इंटेंस एंड रिग्रेस वर्कआउट। जी, ग्रेजुअली ही पहुंचेगा कोई उसकी वो कितना रिग्रेस है वर्कआउट, या उसकी इंटेंसिटी कितनी हाई अब हम कर सकते हैं, उसको वो डॉक्टर की सलाह से ग्रेजुअली ही अचीव करेगा। एम आई राइट? करेक्ट। आज अगर आप ज़ीरो पे हैं, आप बिल्कुल कुछ भी नहीं एक्सरसाइज कर रहे हैं, और मैं बोलूँ आप डे 1 5 किलोमीटर, जिसे हम कहते हैं वीकेंड वॉरियर्स, कि एक दिन सोचा कि यार आज ही मैं सारा वेट उड़ा दूंगा, Right. मैं आज ही 5 किलोमीटर भागूंगा और 1 किलो कम कर लूंगा, मोस्टली दे विल एंड अप विद इंजरीज Right. या सम काइंड ऑफ इश्यूज। तो Absolutely. फिजिकल एक्टिविटी एटलीस्ट स्टार्टिंग में सुपरवाइज्ड होनी चाहिए, ग्रेजुअली प्रोग्रेसिव होनी चाहिए। ये एक और चीज़ है जो लोग मिस कर जाते हैं, कि आज मैं 3 किलोमीटर चल रहा हूँ और मैं 3 साल बाद भी 3 किलोमीटर ही चल रहा हूँ, तो फिर मेरी बॉडी फर्दर क्यों चेंज करेगी? शॉक चाहिए बॉडी को। हाँ, बॉडी को कंटिन्यूअस प्रोग्रेस चाहिए। अगर आप रनिंग कर रहे हैं तो डिस्टेंस बढ़ाएं, स्पीड बढ़ाएं, वेट्स कर रहे हैं तो वेट्स में स्ट्रेंथ बढ़नी चाहिए। जो भी आप ट्रेनिंग कर रहे हैं उसमें आपका कुछ ना कुछ प्रोग्रेस होते जाना चाहिए, तभी बॉडी जो है नई अडेप्टेशन करेगी, नए चेंजेस करेगी। ओके, तो सर अब हम आते हैं डाइट पर। जी तो डाइट कैसी हो? जी, फॉर अ डायबिटीज पेशेंट, पहले फॉर अ डायबिटीज पेशेंट ही बता दीजिए, पर हमें ये भी जरूर बता दीजिएगा अ डाइट जो कि एक आम जन भी ध्यान में रखे, ताकि उसको डायबिटीज हो ही नहीं। बट उस पर हम बाद में आएंगे, पहले आप एक डायबिटिक के लिए बताइए, कोई सलाह है कि उसको फलानी फलानी चीज खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए? जी, तो फर्स्टली, जैसा हम पूरे प्रोग्राम में बात करते आए हैं, डायबिटीज़ पेशेंट को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि मैं जो भी करूं जीवन में, जो भी डाइट एक्सरसाइज करूं, मेरा इंसुलिन रेजिस्टेंस मुझे हटाना है। तो डाइट का भी वही रोल है कि आपका इंसुलिन लेवल कम करना है, जिससे आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस हटे, जिससे आपकी जो ब्लड शुगर है वो कम हो पाए। तो कुछ स्ट्रैटेजीज़ हैं जो वो यूज़ कर सकते हैं, जो मैं एक जनरलाइज्ड वे में अभी बता पा रहा हूँ। पहली बात तो हम लोग बहुत एक प्रोमोट करते हैं, प्रोपोगेट करते हैं एक लो कार्बोहाइड्रेट डाइट, राइट? अब ये थोड़ी टेक्निकल चीज़ है, बट खाने में कार्बोहाइड्रेट होते हैं, फैट होते हैं, प्रोटीन होते हैं,
तो ऐसा देखा गया है, ऐसा साइंटिफिक रिसर्च है, काफ़ी एविडेंस है कि जब आप कार्बोहाइड्रेट की मात्रा खाने में कम करेंगे तो आपके इंसुलिन लेवल्स जो हैं वो नीचे आ जाते हैं। और वो कौन से खाने हैं जो कि लो कार्ब हाई कार्ब हैं जो हमें खाने और नहीं खाने, आप तो ये बताइए। जी, तो जब मैं कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहा हूँ, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादातर वो फूड्स में होगा जो कहीं ना कहीं आपके अनाज से बने हैं या जिनके अंदर चीनी की मात्रा है। जैसे आपका रोटी है, चावल है, ब्रेड है, बिस्किट है, नमकीन है, पराठा है, कहीं ना कहीं इनका अगर आप रॉ मटेरियल देखेंगे तो रॉ मटेरियल में कोई फॉर्म ऑफ ग्रेन्स या अनाज प्रिडोमिनेंटली आएगा। अब प्रॉब्लम क्या है कि जो इंडियन स्टैंडर्ड डाइट है, और मेरा एक पूरा वीडियो है इसके ऊपर, वो 99% इन्हीं फूड्स पे बेस्ड है, राइट। दीज हाई मतलब ये स्टेपल फूड है। जैसे आप नॉर्थ इंडिया में देखेंगे तो चपाती रोटी बहुत स्टेपल फूड है, साउथ इंडिया में राइस है। तो ये जो ग्रेन्स हैं ये स्टेपल फूड हैं, लेकिन फॉर डायबिटीज़ पेशेंट्स अगर ये उनकी ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में है तो इनके अंदर इतने कार्बोहाइड्रेट होंगे कि उनका इंसुलिन डेफिनेटली स्पाइक होगा। तो एक डायबिटिक कार्ब्स जो स्टेपल कार्ब्स है, एज इन जो लोकल फूड है हमारा, उसे कंज्यूम कर सकता है लेकिन उसकी क्वांटिटी को मेजर करे या उसे पूरी तरह से माइनस कर दे उस कार्ब डोमिनेंट फूड को? जी, मेरी एडवाइस टेक्निकली करेक्ट होगी बट बहुत अनपॉपुलर होगी। अगर वो ज़्यादातर 80-90% एलिमिनेट कर पाएँ उसको, या इवन 100% भी, जो आपने पूछा 100% भी एलिमिनेट कर दें तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, स्पेशली इन लोअर्ड इंसुलिन लेवल्स एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस भी है जो उनका कम होगा, और इसके लिए हमारे पास काफ़ी एविडेंस है। तो ये कब तक करना है? मैं उसी पे आ रहा हूँ। लेकिन अगर वो पूरा नहीं कर पाए या नहीं करना चाहते या करना चाहते हैं तो फिर उसको अंडर सुपरविजन एक गाइडेड वे में, लेट अस से उसको 50% कम करें, 60% कम करें, 70, वो आपके इंडिविजुअल सेंसिटिविटी पे डिपेंड करेगा, राइट। आपके फिजिकल एक्टिविटी पे डिपेंड करेगा, कितनी डायबिटीज़ है उस पर डिपेंड करेगा, आप और चीज़ें कितनी खा रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन डेफिनेटली रिडक्शन करने की कोशिश करें। एंड जो आपने सवाल पूछा वो कि ये कब तक करना है, तो मैं आपसे एक काउंटर क्वेश्चन पूछूंगा कि ब्लड शुगर कब तक मेंटेन करनी है? लाइफ लॉन्ग। एग्जैक्टली, राइट। जैसे मैं नहीं कह सकता कि मैं आज नहाऊंगा और मैं ज़िंदगी भर के लिए साफ़ हो गया अब नहीं नहाऊंगा, राइट। सो हाइजीन, एक्सरसाइज, डाइट, दीज आर थिंग्स जो आपको पूरी ज़िंदगी करनी ही करनी है। आगे जाकर ये ज़रूर होगा कि एक बार आप डिजीज़ स्टेट से नॉन डिजीज़ स्टेट में आ जाएं तो उतना स्ट्रिक्टली नहीं करना पड़ेगा आपको, या उतना एहतियात नहीं बरतना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि आगे जाके आप ठीक हो जाओगे, कोई एहतियात नहीं बरतना, आप अपनी ओरिजिनल डाइट पे वापस आ जाएंगे, तो मैं आपको गलत बता रहा हूँ। सो बेसिकली ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन क्या है? इफ यू आर एट अ वॉर विद डायबिटीज की इतने लेवल्स बढ़े हुए हैं और अभी आपको तो काफी काम करना है, तो उसमें जाहिर तौर पे आपको काफी ज्यादा लो कार्ब डाइट पे शायद आप प्रिस्क्राइब करेंगे। अगेन आई वुड से कि डॉक्टर की सलाह से ही अपनी डाइट प्लान्स करें, बिकॉज आपने वेरी राइटली यू हैव पुट फॉरवर्ड कि भाई सबका जो सबकी बॉडी है वो बिल्कुल अलग है, सबके कस्टमाइज प्लान होते हैं, एक सिंगल फॉर्मूला सब पे अप्लाई नहीं कर सकते। बट जो मोटे रूप से बात सामने आ रही है कि लुकिंग एट द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन, डाइट में कोई चीज कम या ज्यादा होगी। आपने बोला कि कार्बोहाइड्रेट्स को कम करना होता है। अच्छा, एक सवाल ये जरूर निकलता है कि हम कहते हैं कि ये तो हेल्दी कार्ब्स हैं, तो अक्सर लोग कहते हैं कि जो पिसा हुआ अनाज है और उसको जितना रिफाइन करते जाते हैं वो उतना अच्छा नहीं है सेहत के लिए, जैसे कि मैदा। जी। लेकिन अगर वहीं आप उसको दलिया खाते हैं तो वो आपके लिए अच्छा है। जी। तो इसके बारे में भी हमें बताएं, क्या आपका यहाँ पे कहने का संदर्भ सिर्फ यही है कि आप अपनी डाइट से रिफाइंड फ्लावर, बिस्किट, बेकरी प्रोडक्ट्स को एलिमिनेट करिए, और या फिर हम मोटे अनाज जैसी चीज़ों को खा सकते हैं, हेल्दी कार्ब्स को खा सकते हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं, या वो भी नहीं खाने हैं? जी,
तो उसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा, जैसे आपने कहा कि रिफाइंड कार्ब्स तो सभी को पता है कि खराब है, तो क्या हम उसे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं होल ग्रेन से या अनरिफाइंड कार्ब से? तो यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन है कि आपको डाइट में टोटल कार्बोहाइड्रेट लोड देखना पड़ेगा कि टोटल उस मरीज़ के उस ब्लड शुगर के हिसाब से टोटल दिन में वो कितने कार्ब्स खा रहे हैं। पहला तो आपने ये कर दिया कि रिफाइंड हटा दिए, लेकिन अनरिफाइंड या होल ग्रेन कार्ब्स भी अगर आप ज़्यादा मात्रा में खा रहे हैं, टोटल कार्बोहाइड्रेट लोड ज़्यादा जा रहा है, तो भी वो इंसुलिन लेवल को डेफिनेटली इंक्रीज करेगा। ओके, राइट। ओके, शायद 10% कम करेगा देन रिफाइंड कार्ब्स, लेकिन ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है कि आप जितना चाहें उतने कार्बोहाइड्रेट खाएंगे और इंसुलिन जो है वो नीचे आ जाएगा। कार्बोहाइड्रेट्स चाहे किसी भी फॉर्म में हो, अगर उनका टोटल लोड ज़्यादा है तो वो डेफिनेटली इंसुलिन को स्पाइक कराएंगे, इंसुलिन रेजिस्टेंस को ख़राब कराएंगे, और ये प्रूवन एविडेंस बेस्ड फैक्ट है। इस पर मतलब आपको बहुत रिसर्च मिलेगी। तो लुकिंग एट द कंडीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर डायबिटिक पर्सन, या तो आप कार्ब्स को टोटली एलिमिनेट करेंगे या फिर आप शायद उसका जो पोर्शन है गुड कार्ब्स का वो घटा बढ़ा देंगे, बट दैट अगेन वो हर एक शख्स पर डिपेंड करेगा कि उसकी फिलहाल स्टेज क्या है। जी। अब जल्दी से एक नॉर्मल इंसान की डाइट में कार्ब्स के रोल पर भी नजर डाल लेते हैं कि कोई नॉन डायबिटिक है तो क्या उसको भी कार्ब्स नहीं खाने हैं? जी, तो गुड क्वेश्चन, और इसको मैं बहुत सिंपल तरीके से समझाता हूँ। जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो आपकी बॉडी का जेट फ्यूल है, या आपकी बॉडी का आप समझ लीजिए पेट्रोल या डीजल है। तो मैं अगर आपसे पूछूं आप अपनी गाड़ी में पेट्रोल कितना डालेंगे, ठीक है, तो आप बोलेंगे कि भाई मैं जितना गाड़ी चलाऊंगी मैं उतना ही पेट्रोल डालूंगी। राइट। अगर मेरी गाड़ी दिन में 5 किलोमीटर चल रही है और मैं रोज़ 50 लीटर पेट्रोल डालने की कोशिश करूंगा तो क्या होगा, टैंक ओवरफ्लो हो जाएगा और गाड़ी में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी। ये गाड़ी खड़ी और फुल टैंक है तो कहाँ डालेंगे पेट्रोल? एग्जैक्टली, राइट। तो एग्जैक्टली सेम वे से हमें कार्बोहाइड्रेट्स को समझना पड़ेगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि थ्रू फिजिकल एक्टिविटी, थ्रू योर लाइफस्टाइल, आपका एनर्जी एक्सपेंडिचर क्या है, आप कितना एनर्जी का खर्चा कर रहे हैं, कितना ग्लूकोज आप खर्च रहे हैं। और यहाँ मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड देता हूँ। जो हमारी इंडियन स्टैंडर्ड डाइट है, रोटी चावल दाल, जो कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट है, ये बेसिकली फार्मर्स की डाइट पे बेस्ड है। तो हमारी डाइट वहाँ से आई है जो डाइट एग्रीकल्चरल लेबरर्स या फार्मर्स लेते हैं, बट वो फार्मर जो है वो जाके 4-6 घंटे खेत के अंदर कड़ा लेबर करेगा। राइट। तो वो अपना कार्बोहाइड्रेट बजट स्पेंड कर देगा, वो खर्चा कर देगा। तो अगर हम सस्टेनेबल डाइट की बात करें तो कितना प्रोटीन हमें कंज्यूम करना है, क्या सोर्सेज हैं प्रोटीन के, और गुड फैट हम कैसे लें, कितनी मात्रा में लें, ये फिलहाल हम बात कर रहे हैं एक आम जन के लिए जो नॉन डायबिटिक है और जो बचा रहे कि उसे डायबिटीज ना हो। जी, करेक्ट। तो यहाँ पे एक अगर मैं क्वांटिटी की बात करूँ, हम क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों की बात करेंगे। तो पहले अगर मैं क्वांटिटी की बात करूं तो मिनिमम 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, ये फॉर्मूला है कि अगर आप 50 किलो के हैं या 60 किलो के हैं तो 1 ग्राम पर किलो, यानी 50 ग्राम या 60 ग्राम, ये मिनिमम, ये कम से कम प्रोटीन है जो आपकी डाइट में होना चाहिए अच्छी क्वालिटी का, सिर्फ आपको ज़िंदा रखने के लिए, डिजीज़ फ्री रखने के लिए। उसके बाद जितनी आप फिज़िकल एक्टिविटी कर रहे हैं, स्पेशली अगर आप कुछ रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कर रहे हैं या वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं, और अगर ग्रोइंग चिल्ड्रेन हैं तो उनकी प्रेग्नेंट लेडी है तो उनकी रिक्वायरमेंट इस 1 ग्राम पर केजी को बेस मानते हुए और बढ़ती चली जाएगी। 1.5 ग्राम्स पर केजी भी हो सकती है, 2 ग्राम्स पर केजी भी हो सकती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब हम एनालाइज करते हैं मोस्टली जो इंडियन पेशेंट्स आते हैं उनकी डाइट, तो इसका हाफ भी नहीं होता। लाइक मोस्ट ऑफ जो इंडियन पॉपुलेशन है, हम लोग एक प्रोटीन डेफिशिएंसी स्टेट में रह रहे हैं, राइट, क्योंकि हम जो खाना खा रहे हैं इट इज़ सो रिच इन, अब टोटल तो 100% ही है, अगर आप जो खाना खाएंगे उसमें 80% या 70% कार्बोहाइड्रेट हैं,
तो प्रोटीन के लिए हार्डली कुछ जगह बच जाती है, राइट। एंड ऑल्सो क्या है कि इंडिया एक प्रिडोमिनेंटली वेजिटेरियन नेशन है। यहाँ पे वेजिटेरियन जो तरीका है खाने का वो प्रेफर्ड है और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आप हर एक की प्रेफरेंस है। आप नॉन वेजिटेरियन भी हो सकते हैं, वेजिटेरियन भी हो सकते हैं, लेकिन वेजिटेरियन अगर प्रॉपर प्रोटीन चाह रहे हैं तो उनको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। जो हाई क्वालिटी फूड्स है जैसे सोया बेस्ड फूड्स हैं या डेयरी बेस्ड हैं, चीज़ है, पनीर है, वो उनको सफिशेंट मात्रा में इंक्लूड करने पड़ेंगे। जो नॉन वेजिटेरियंस हैं वो नॉन वेज इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे एग्स है, चिकन है, मीट है, फिश है, तो उसमें अच्छी मात्रा में प्रोटीन मिल जाता है। लेकिन जो हमारा कल्चरल माइंडसेट है वो वहीं से दिख जाएगा कि अगर आप एक रेस्टोरेंट में किसी की प्लेट देखें या घर पे किसी की प्लेट देखें, राइट, तो प्लेट में किस चीज़ को कितनी स्पेस दी जा रही है, तो उसमें 2-3 रोटी होंगी बड़ी या इतना पूरा थाल चावल का होगा और उसमें 2 टुकड़े पनीर के होंगे या उसमें 1 पीस चिकन का होगा। तो ट्रेडिशनली हमारा कल्चरली माइंडसेट क्या है कि कार्ब ज़्यादा खाने हैं, प्रोटीन कम खाना है या थोड़ा सा लेना है। लेकिन इसके उलट होना चाहिए। बिल्कुल इसका उल्टा आपको करना तो पड़ेगा। अब आप अपनी थाली सजाएं तो अपने प्रोटीन की क्वांटिटी ज्यादा रखें, कार्ब्स को कम कर दें। इनफैक्ट जो वर्ड है प्रोटीन, प्रोटीन उसका मतलब ही यही है विच कम्स फर्स्ट, ओके, राइट। तो जो वो बॉडी में जितने आपके एसेंशियल स्ट्रक्चर्स हैं, जो भी आपके ऑर्गन्स हैं, हार्ट है, लंग है, किडनी है, आपके मसल्स हैं, बोन्स हैं, सबको प्रोटीन वो सारे प्रोटीन से ही बने हैं। बॉडी में एक भी ऑर्गन नहीं है जो कार्बोहाइड्रेट से बना हुआ है, राइट। इनफैक्ट अगर तीनों न्यूट्रिएंट्स को हम कंपेयर करें, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, और अगर मुझे चूज़ करना हो कि मैं एक ऐसा कौन सा न्यूट्रिएंट छोड़ दूं जिसके बिना ज़िंदगी भर सर्वाइव किया जा सकता है और हेल्दी रहा जा सकता है, तो वो एक ही नॉन एसेंशियल न्यूट्रिएंट है, वो है कार्बोहाइड्रेट, राइट। लेकिन जैसे हम सबसे ज्यादा खाते हैं, जैसे हम जो हमारा स्टेपल है, जिसको हम इंडियन डाइट में सबसे ज़्यादा ले रहे हैं, तो दिस इज़ वन वेरी बिग फैक्टर जिसकी वजह से आई थिंक आज इंडिया इज़ डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, यस, राइट। तो ये माइंडसेट समझने और बदलने की बहुत ज़रूरत है। तो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स को आप अपनी डाइट में एक ईंधन की तरह यूज करेंगे कि कितना आप काम करते हैं उस हिसाब से कितना आपका इनटेक है जी। गुड फैट्स का भी आपने जिक्र किया, दैट जी। दे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल। तो फिर क्या किया जाए? एवोकाडो ऑयल खाना शुरू करें, नट्स खाना शुरू करें? मतलब ऐसा क्या है जो फैट बुरा है और क्या है जो अच्छा फैट है? तो आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग टर्म यूज़ किया, एवोकाडो ऑयल, राइट। तो आज से शायद 30 साल पहले अगर किसी को बोलते हमारे पेरेंट्स को कि एवोकाडो ऑयल खरीदना है, तो वो शायद घर से निकाल देते कि इसको क्या हो गया, Right. 2000 रुपये का तेल खरीद के ला रहा है। तो हमें अगर लॉजिकली साइंटिफिकली पता हो चीज़ें क्या हैं, तो इतने एग्जॉटिक ऑप्शंस की ज़रूरत नहीं है, राइट। ये आजकल की मार्केटिंग है कि फ्रूट से पूछा जाता है कौन सा फ्रूट हेल्दी है, तो सबसे पहले आंसर आएगा ब्लूबेरीज, या एवोकाडो ऑयल, क्योंकि सुनने में बहुत एग्जॉटिक लगता है। इनफैक्ट बिकॉज ऑफ द कमर्शलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जहाँ पे बाहरी देश अपने प्रोडक्ट्स को देश में हमारे यहाँ इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है काफ़ी साल पहले इसकी शुरुआत हो गई थी, जब कई कंपनीज ने ये मैसेज फैला दिया देश भर में कि घी आपकी सेहत के लिए खराब है। Correct. वो देसी घी जो हम इंडियंस का एक बेस है कोई भी खाना तैयार करने के लिए, Correct. जिसकी वजह से हम ऑलिव ऑयल, एवोकाडो ऑयल जैसे कई सारे फॉरेन ऑयल्स पर पहुंचे। मेरा यहाँ पे ये मेंशन करने से मतलब बिल्कुल नहीं है कि ऑलिव ऑयल या एवोकाडो ऑयल खराब है, बट दैट्स नॉट लोकल, वो वहाँ के लोगों के लिए बहुत अच्छा है। Correct. लेकिन अब हम नॉर्दर्न इंडिया में हैं तो हमारे पास ग्राउंडनट ऑयल है, सरसों का तेल है, तो कोई साउथ में तो उसके पास कोकोनट ऑयल भी है, और घी तो खैर एनीवेज हमारे पे है। एम आई राइट ऑन दिस और नो? ओके, पार्शियली राइट। मैं आपको बताता हूँ इसमें सही बात क्या है। तो देसी घी इज़ वन ऑफ द हेल्दीएस्ट फैट्स, राइट। और इस पे भी लाइक हमने वीडियो पे भी समझाया हुआ है अपने चैनल पे। तो क्या है कि एक 1970s के दशक की स्टडी थी, प्राइस स्टडी कह के, जिसने अमेरिका में कोरिलेशन निकाला कि ये जो सैचुरेटेड फैट होते हैं जैसे घी और बटर है, तो उसका इंटेक बढ़ गया तो अमेरिकन्स में हार्ट डिजीज़ बढ़ गया, राइट। उन्होंने एक बहुत सिंपल कोरिलेशन चिपका दिया कि ये
ये बढ़ गया, इसकी वजह से ये बढ़ गया। और वहाँ से अमेरिका ने डाइटरी रिकमेंडेशंस दे दी पूरी दुनिया को कि भाई घी नहीं खाना, बटर नहीं खाना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा। और वहाँ से राइज हुआ ये सारे रिफाइंड ऑयल्स का। राइट। एक्चुअली बाद में वो कई बार वो स्टडी डिस्प्रूव करी गई। राइट। क्योंकि क्या होता है कि कॉजेशन और कोरिलेशन में जो हम साइंटिफिक टर्म्स यूज़ करते हैं डिफरेंट है। अगर मैं बारिश हो रही है बाहर और मैं केला खा रहा हूँ तो मैं ये नहीं कह सकता मैंने केला खाया इसलिए बारिश हो रही थी। सेम टाइम पे जब उस टाइम पे सैचुरेटेड फैट्स का इंटेक बढ़ रहा था, सेम टाइम पे शुगर और प्रोसेस्ड फूड्स का इंटेक भी बहुत बढ़ रहा था। तो कल्प्रिट कोई और था। कल्प्रिट कोई और था, लेकिन जो इनोसेंट बायस्टैंडर था वो मारा गया। राइट। तो ये रिफाइंड ऑयल्स तो बहुत लेट आए हैं। जो सैचुरेटेड फैट्स है, घी, बटर, वो तो बहुत पहले से चले आ रहे हैं। राइट। एंड अगर आप एक बहुत इंटरेस्टिंग बात सोचेंगे, लोग कहते हैं कि सैचुरेटेड फैट घी बटर से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। तो ह्यूमन बॉडी, अगर मैं आपकी फ़ैट देखूं या अपनी फ़ैट देखूं, किस फॉर्म में फ़ैट स्टोर करती है? हम लोग भी अपनी बॉडी में सैचुरेटेड फैट के तौर पर ही स्टोर करते हैं। तो जितने ये सैचुरेटेड फैट के सोर्सेज हैं, घी, बटर, इनमें क्या कॉमन है? ये सारे एनिमल से ही आ रहे हैं, इनडायरेक्टली या इनडायरेक्टली। दैट इज़ एक्चुअली द हेल्दीएस्ट फैट फॉर अस। क्यों हेल्दी है? क्योंकि ये सबसे क्लोजली रिजेंबल करता है हमारी अपनी बॉडी फैट से। एंड इज देयर आल्सो अ स्टडी दैट सेज कि घी में क्योंकि स्मोक पॉइंट काफ़ी हाई है, जो इवेंचुअली ट्राइग्लिसराइड्स को आपकी बॉडी में बढ़ने नहीं देता या बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने नहीं देता, ऐसा भी कुछ है क्या? बिल्कुल है। जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, HDL होता है आपका, जिसे हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कहते हैं, तो घी इनटेक से डायरेक्टली आप उसको इंक्रीज कर सकते हो। और जितना आपका जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो कम रहेंगे डाइट में, ट्राइग्लिसराइड इज डायरेक्टली लिंक्ड टू कार्बोहाइड्रेट, इट इज़ नॉट लिंक्ड टू घी और बटर और एनीथिंग एल्स। इमेजिन। राइट। तो अगर आप बिना एक फैट फ्री डाइट भी खाते हैं लेकिन उसमें बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, तब भी आपको ट्राइग्लिसराइड बहुत बढ़े हुए मिलेंगे। फैट्स एज इन गुड फैट्स जरूरी क्यों हैं बॉडी के किसी भी फंक्शन के लिए? जैसे प्रोटीन तो आपने बताया कि हर जी। वाइटल जो ऑर्गन है वो प्रोटीन से बना है। जी। आपको कोई मेहनत कश काम करना है तो एनर्जी कार्ब से मिल रही है। फैट का क्या रोल है? फैट के 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट रोल हैं। एक तो जो मैंने बताया, हमारे मास्टर हार्मोन्स होते हैं जो बहुत सारे फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं, वो स्टेरॉयड हार्मोन्स जैसे कॉर्टिसोल है, टेस्टोस्टेरोन है, ईस्ट्रोजन है, इनके फॉर्मेशन के लिए आपको फैटी एसिड चाहिए, गुड फैटी एसिड। ओके। सेकंड, हर जो सेल है बॉडी में, हर सेल, उसकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसका एक पार्ट होता है जिसे हम स्टेरॉल पार्ट कहते हैं, उसके लिए भी फैटी एसिड चाहिए होते हैं आपको। तीसरा, कुछ विटामिन होते हैं जैसे विटामिन ए, विटामिन डी, ई, के, इनको हम कहते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन। राइट। तो ये विटामिन हैं जो फैट के अंदर ही मिलते हैं। तो बहुत लोग जो मिस्टेकनली वेट लूज़ करने के लिए या डायबिटीज़ से लड़ने के लिए, उसके लिए बिल्कुल लो फैट या फैट फ्री डाइट्स पे चले जाते हैं कि वेट लूज़ हो जाएगा, क्योंकि टर्म ही बड़ा मिसलीडिंग है। फैट मीन्स मोटा एंड फैट ऑल्सो मीन्स ऑयल। राइट। तो ये एक नेगेटिव बड़ा कॉनोटेशन आता है कि फैट खा रहा हूँ, फैट हो जाऊँगा। तो जब वो ये छोड़ देते हैं तो ये सारे विटामिन डेफिशिएंट हो जाते हैं। अभी अगर मेरे क्लिनिक में 100 पेशेंट्स में देखूंगा तो 95 ऑफ देम विल हैव विटामिन डी डेफिशिएंसी। ये इतनी कॉमन हो गई है इंडिया में विटामिन डी डेफिशिएंसी। इट्स एन एपिडेमिक नाउ, क्योंकि शहरी लोगों में हर जगह पे विटामिन डी डेफिशिएंट वो हैं। तो अपार्ट फ्रॉम लैक ऑफ सनलाइट जो एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल से आ रहा है, ये भी एक बहुत इसका इम्पॉर्टेंट पॉजिटिव फैक्टर है कि लोग हेल्दी फैट्स ले ही नहीं रहे डाइट। घी खाना छोड़ दिया है। जी, घी, अगर अंडा खाएंगे तो वो एग वाइट खाएंगे, हम योक नहीं खाएंगे कि योक से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। नाउ ये भी बहुत फनी चीज़ है। अब योक इज़ द पार्ट दैट विल हैव ऑल द फैट सॉल्युबल विटामिन्स, विटामिन ए, डी, ई, सारा वो योक में ही होगा। और वो मोस्ट न्यूट्रिशियस पार्ट आपने कूड़े में डाल दिया कि मैं तो सिर्फ वाइट खाऊंगा। राइट। एंड लोग ये जब कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं, लोग ये नहीं रियलाइज़ करते कि जो कोलेस्ट्रॉल है 80% तो बॉडी के अंदर बनता है, ओनली 20% इज गॉटन फ्रॉम डाइट। तो अगर आप ज़ीरो कोलेस्ट्रॉल डाइट भी खाओगे
तो भी 80% तो अंदर बन रहा है। और आपने ये भी बताया ना कि जो हमारे कुछ कॉमन मापदंड हैं टेस्ट रिपोर्ट में कि ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है या कोई और चीज़ जो कोई और ऐसी चीज़ है विच इज़ नॉट इन लाइन विद द लेवल, उसका कारण एक्चुअली कार्ब्स में है, बैड कार्ब्स में है, जी फैट में तो था ही नहीं। जी। घी की आपने बात की, तो कितना घी खाना चाहिए एक दिन में? जितना, देखिए यहाँ पे मैं बहुत सिंपल मेट्रिक देता हूँ सबको, दिस इज़ लाइक ए क्वेश्चन जो शायद मेरे को रोज़ ही आंसर करना पड़ता है कि आपने घी तो बोल दिया, तो कितना ले, पौना चम्मच लें, आधा चम्मच लें, 1 चम्मच लें, 2 चम्मच लें? तो आई थिंक बेस्ट मेट्रिक इज़ यूज़ योर कॉमन सेंस। जितना आपको वो खाना बनाने के लिए प्रॉपरली आपके कुकिंग मेथड पे डिपेंड करेगा। आप उसको रोस्ट कर रहे हैं, सौते कर रहे हैं, उसको थोड़ा सा फ्राई कर रहे हैं क्या, तो जितना उसमें सफिशेंट है, जितना आपको वो खाना बनाने के लिए चाहिए, आप उतना घी यूज़ करें। घी खाने का मतलब ये नहीं है कि अब मैं आधा लीटर घी रोज़ खाऊंगा। डॉक्टर साहब ने पॉडकास्ट में कहा था, है ना, उन्होंने कहा था। तो यही बात है कि जब भी आप डाइट की बात करें, नंबर्स बहुत ज़रूरी हैं और इंडिविजुअलाइजेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस वक्त उस शख्स की बॉडी कॉम्पोजिशन है क्या, किस प्रपोर्शन में फैट बॉडी में जा रहा है, व्हाट आर द अदर वाइटल्स एंड मेजर्स, वो उस इंसान के उसके ही यूनिक हैं और पर्सनलाइज्ड हैं। सो इट्स ऑलवेज बेटर टू गो टू योर डॉक्टर एंड देन प्लान व्हाटएवर आपका डाइट प्लान हो, एक्सरसाइज प्लान हो, व्हाटएवर। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी आते हैं। जो हमारी इंडियन थाली है उसमें चलो चावल चपाती हो गई, घी हो गया, फैट्स हो गए, प्रोटीन आपने बोला ज़्यादा होने चाहिए। आपने पनीर का जिक्र किया, नॉन वेजिटेरियंस की अपनी ऑप्शन है। क्या दालों में भी प्रोटीन है? क्या दाल या पल्सेस जो हम कॉमनली हर हाउस होल्ड में देखते हैं बनती हैं, आर दे ऑल्सो कंसिडर्ड एज प्रोटीन सोर्स? ओके, तो यहाँ पे जो एक्चुअल आंसर है वो ये है कि दाल और जो पूरी फैमिली है, दाल, राजमा, चने, जो पूरी पल्सेस की फैमिली है, इनको टेक्निकली आप बहुत हाई प्रोटीन नहीं कह सकते, बिकॉज अगर आप एनालाइज करेंगे कि 100 ग्राम में कितना प्रोटीन है, तो फॉर एवरी ग्राम ऑफ प्रोटीन, फॉर एवरी 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन, उसमें 3 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आपको मिलेंगे। तो प्रोटीन डेफिनेटली है, इट इज़ बेटर दैन लेट अस से जो आपके ग्रेन्स हैं, अनाज हैं, रोटी, चावल, जो गेहूँ चावल है, उससे ज़्यादा प्रोटीन है। लेकिन अगर आपका कार्बोहाइड्रेट लोड कम करना है तो आप इसको एक सेकेंडरी या सप्लीमेंट्री सोर्स ऑफ प्रोटीन की तरह यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसको प्राइमरी सोर्स ऑफ प्रोटीन की तरह यूज़ कर रहे हैं कि मेन मेरा प्रोटीन दालों से ही आएगा या राजमा या चने से आएगा, तो अगर आप 50 ग्राम प्रोटीन या 60 ग्राम प्रोटीन लेने की कोशिश करेंगे, आपको साथ में 150 ग्राम कार्बोहाइड्रेट या 180 ग्राम, यानी ट्रिपल दैट अमाउंट कार्बोहाइड्रेट भी मिलेंगे। प्योर प्रोटीन दालों से नहीं मिल रहा। They can be an inclusion in the diet. They can be an inclusion. But you can't depend totally on your pulses. As a supplementary या secondary source of तो फिर protein. अगर कोई वेजिटेरियन है तो वो क्या खाए? अगर वो वेजिटेरियन है तो प्रोटीन के लिए, पहला तो डेयरी बेस्ड प्रोडक्ट्स आएंगे, जैसे जो आपके हार्ड चीज़ेज़ हैं, पनीर हो गया, उसके अलावा और भी कई वेराइटीज़ चीज़ की होती हैं, शेडार है, गूदा है, पामेजान है। देन यू हैव थिंग्स लाइक ग्रीक योगर्ट, बड़ा फैंसी नेम है, वो 500 रुपये का डब्बा मिलता है। इट इज़ बेसिकली जो हम सालों से दही छान के उसका हंग कर्ड, हाँ जी, तो हंग कर्ड का मार्केटिंग नेम इज ग्रीक योगर्ट, राइट। तो वो ग्रीक है पर वो बनती लुधियाना में है। तो इंडिया में भी आप उसको यूज़ कर सकते हो, अपने घर पे भी आप हंग कर्ड बना सकते हो, उसमें उसका प्रोटीन परसेंटेज पानी निकालने से बढ़ जाएगा, वो यूज़ कर सकते हो। देन आप सोया बेस्ड प्रोडक्ट्स है, सोया बीन्स हैं, टोफू है, सोया ग्रैन्यूल्स हैं, सोया चंक्स हैं, ये मेन सोर्सेज ऑफ प्रोटीन रहेंगे for the vegetarians. And for the non-vegetarians anyways they have lean meat or fish or egg according to their preference. सिर्फ लीन मीट नहीं, फैटी मीट भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, क्योंकि ज़्यादातर कहा जाता है, ये भी मिथ है कि भाई वो रेड मीट है या फैटी मीट है, कोलेस्ट्रॉल खराब करेगा, ये वो करेगा, तो आप सिर्फ लीन मीट खाइए। फैटी मीट, और ये मैं बोल रहा हूँ ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, एंड आई नो दिस विल क्रिएट कंट्रोवर्सी, बट मैं तब भी कह रहा हूँ क्योंकि देयर इज साइंटिफिक एविडेंस फॉर इट। तो जो फैटी मीट है,
इट हैज़ वेरी गुड क्वालिटी सैचुरेटेड फैट. वही जो आपको घी बटर में मिल रहा है वही रेड मीट में भी है. ऑल्सो जो रेड मीट है वो एक और बड़ी वाइड स्प्रेड और ज़रूरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है. वो है आयरन डेफिशिएंसी और B12 डेफिशिएंसी. ये भी इंडिया में स्पेशली फीमेल्स में बिकॉज शायद गलती यहाँ हो जाती होगी व्हेन वी क्रॉस द पोर्शन, द राइट पोर्शन ऑफ एनी फूड, कि अब आप खाते ही जा रहे हैं लेकिन शायद आपने उस पर्टिकुलर फूड कंपोनेंट को बैलेंस नहीं किया या उसके पोर्शन को नहीं समझा. तो यहाँ पे सबसे फनी बात ये है कि जो सबसे इंटेलिजेंट ऑर्गेनिज्म है पूरी दुनिया में वो ह्यूमन बीइंग है, राइट? और सबसे ख़राब डाइट वही खाते हैं. एंड दे आर दी ओनली ऑर्गेनिज्म जिनको कैलकुलेट करके खाना पड़ता है कि मैं ज़्यादा तो नहीं खा रहा, मैं ये कम तो नहीं खा रहा. एक्चुअली अगर आप देखेंगे नेचर ने इतना अच्छा मैकेनिज्म बनाया है कि अगर आप नेचुरल अनप्रोसेस्ड फूड्स खाएं जो आपकी बॉडी खाने के लिए बनी थी, राइट? आप मीट्स लें, वेजिटेबल्स लें, अनप्रोसेस्ड फ्रूट्स लें, तो आप नेचुरली कभी भी एक्सेस में नहीं खाएंगे. आपने वेजिटेबल और फ्रूट्स का भी जिक्र किया, तो हमें फल और सब्जियां भी इंक्लूड करनी है अपनी डाइट में. जी जी. और जितना आप नेचुरल और क्लोज टू नेचर खाएंगे आपके अंदर इनबिल्ट सिग्नल्स हैं, इनबिल्ट एपेटाइट कंट्रोल्स हैं. आप किसी को भी जानते हैं जिसने एक सिटिंग में बैठकर 500 ग्राम फूलगोभी खा ली? नहीं खा सकते, राइट? आप कोशिश भी करेंगे तब भी नहीं खा सकते. एक्चुअली आपकी बॉडी आपको सिग्नल कर रही होती है व्हेन यू आर एक्चुअली ईटिंग. करेक्ट. लेकिन मैं बहुत लोगों को ऐसे जानता हूँ जो 5 रसगुल्ले या 5 गुलाब जामुन या 4 समोसे बिना सोचे खा जाएंगे, क्योंकि जब आप प्रोसेस्ड फूड खाते हैं तो जो आपके एपेटाइट कंट्रोल्स हैं, जो इनबिल्ट कंट्रोल्स हैं, वो काम नहीं कर पाते. एक कॉमन क्वेश्चन, आपने प्रोसेस्ड फूड की बात की, आपने बोला जितना क्लोज टू नेचर आपका खाना है बेहतर है. तो एक डायबिटिक के लिए और एक नॉन डायबिटिक के लिए भी बता दें, रिफाइंड वाइट शुगर खानी है या नहीं खानी है, आर्टिफिशियल स्वीटनर खाने हैं नहीं खाने, जैसे कि कई शुगर फ्रीज हैं मार्केट में अवेलेबल, और क्या इनका अच्छा ऑल्टरनेटिव खांड या गुड़ है या नहीं है. ओके. तो मैं आपके लास्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ कि अच्छा ऑल्टरनेटिव खांड या गुड़ है या नहीं है. तो हम जब भी डाइट की बात करेंगे और साइंटिफिकली बात करेंगे, हमें चीज़ों को केमिकली उसकी केमिस्ट्री समझनी पड़ती है, राइट? नेचुरल शुगर, आर्टिफिशियल शुगर केमिकली बिल्कुल सेम. जो हेल्थ इम्पैक्ट आपका नेचुरल शुगर का होगा वही हेल्थ इम्पैक्ट आर्टिफिशियल शुगर का होगा. तो जितने लोग स्मार्टली ये सोचते हैं कि हमने वाइट शुगर नहीं खाई, उसकी जगह ये ब्राउन शुगर ले लिया, जैगरी ले लिया, खांड ले लिया, हनी ले ली, डेट्स ले लिए, किशमिश ले लिए, इट इज़ इक्वली बैड. ओह, शुगर इज शुगर. शुगर इज़ केमिकली शुगर. आपकी बॉडी के अंदर कोई मैकेनिज्म नहीं है देखने के लिए यार ये तो हनी से आई है, इसकी शुगर नहीं बनेगी, राइट? योर बॉडी सीज थिंग्स केमिकली कि शुगर है. शुगर है. शुगर में ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है. ग्लूकोज और फ्रक्टोज जिसमें भी चीज़ में है वो वही इम्पैक्ट करेगा. चाहे सी, अब आई गिव पीपल एन एग्जांपल, साइनाइड इज़ अ नेचुरल सब्सटेंस, राइट? सबको पता है कितना अच्छा होगा वो हेल्थ के लिए या नहीं होगा. इट इज़ नेचुरल, इट इज़ फाउंड इन एप्पल सीड्स. तो नेचुरल आर्टिफिशियल पे नहीं जाइए, आप उसको देखिए कि उसमें टोटल शुगर कंटेंट कितना है. दैट इज़ नंबर 1. सेकेंड क्वेश्चन आपने पूछा कि रिफाइंड वाइट शुगर खानी चाहिए फॉर अ नॉन डायबिटिक ऑल्सो, खानी चाहिए नहीं खानी चाहिए. तो शुगर के बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं अदर देन डायबिटीज़ ऑल्सो, राइट? एक तो प्रो इन्फ्लेमेटरी है, इन्फ्लेमेशन बढ़ाता है बॉडी में, इंसुलिन रेजिस्टेंस तो क्रिएट करता ही है. देन शुगर इज़ वेरी एडिक्टिव, राइट? स्पेशली बच्चों में. ठीक है. तो आई हैव दिस, एक पूरा वीडियो है मेरा शुगर एडिक्शन इन चिल्ड्रेन के बारे में. तो क्या है कि आप बचपन से उसको ट्रेन कर रहे हैं कि शुगर इज़ गुड, शुगर इज़ अ रिवॉर्ड, बर्थडे पे चीनी मिलेगी, बाहर जाएंगे कुछ अच्छा करेगा, बाद नंबर लाएगा तो हम चॉकलेट खाएंगे, आइसक्रीम खाएंगे. एंड सडनली एट द एज ऑफ 35 आप उसे बोल देते हैं तेरे को तो डायबिटीज़ हो गई, अब शुगर मत खाइए. आप उसको बचपन से इंग्रेन कर रहे हो, उसके ब्रेन को ट्रेन कर रहे हो कि शुगर इज़ अ गुड थिंग. 35 ईयर्स में जाके आप उसको कल्चर शॉक दे रहे हो कि यार ये तो ख़राब था. तो इट इज़ इक्वली बैड फॉर किड्स ऑल्सो.
लाइक आई हैव अ सन, यू नो ही इज यंग, तो अगर मैं शुगर नहीं खा रहा तो ऐसा नहीं है कि उसके लिए अच्छी है. Very occasionally as a reward, maybe once in 3 months, 6 months, it's okay. Yeah. Knowing कि it's a guilty pleasure and it's a treat, आप दे सकते हो, लेकिन regular consumption of sugar is not good for any human being in the world. But you did mention about raisins हैं, किशमिश है, dates हैं, तो क्या ये भी कम खाने हैं? Exactly. इसकी जो sugar है, it is sugar. So any fruit, food जिसमें आपको मीठापन दिखता है उसको हमें नेचुरली कंज्यूम कम करना है. जी. बिल्कुल बंद तो नहीं पर कम. आई विल क्विकली टच अपॉन, आपने पॉडकास्ट में शुरू में ही हमें बताया कि जो डायबिटिक हैं और जिन्हें डायबिटीज़ हैं वो रिवर्सल की तरफ बढ़ सकते हैं, फ्रॉम डायबिटिक टू नॉन डायबिटिक की कैटेगरी में आ सकते हैं. क्या ये हर एज में किया जा सकता है? कोई यंग एज में क्या उसकी भी डायबिटीज़ रिवर्स हो सकती है? मिडिल एज, एडवांस एज, ऑल एज ग्रुप्स, डज इट इम्प्लाई ऑन एवरीवन? एब्सोल्युटली. टाइप 2 डायबिटीज़ की जब बात करें, फ्रॉम द एज ऑफ आई वुड से 15-16 से लेके आई हैव पेशेंट्स इवन टिल द एज ऑफ 85-90 ईयर्स, राइट. इफ अगर आप रूट कॉज पे काम करें, पेशेंट मेहनत करने के लिए और समझ के साइंटिफिकली उस चीज़ को करने के लिए तैयार हो, एनी एज एनी कंडीशन, इवन वी हैव पेशेंट्स लाइक जिनको स्टेज 4 किडनी डिजीज़ हैं या लिवर इज सिरोस्ड, लिवर इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली, जो 5-5 साल 10-10 साल से इंसुलिन इंजेक्शंस पे हैं, उनकी भी डायबिटीज़ रिवर्स हो सकती है. बट एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए एंड पेशेंस होना चाहिए. आपको समझना चाहिए कि ये एक दिन में नहीं होगा, प्रोसेस है एक, और प्रोसेस है जाहिर तौर पे. और किसी भी चीज़ को जब बिगड़ने में जो टाइम लगा या सही करने में जो टाइम लगेगा वो लगेगा. एंड देन इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट कि आपने ये क्योर कर लिया, बट जैसे आपने थोड़ी देर पहले ये हम सबको कहा था कि इट्स अबाउट योर लाइफस्टाइल. आप एक दिन खाना नहीं, ये नहीं मैंने एक ही दिन खाना खा लिया, मैंने एक ही दिन हाइजीन मेंटेन कर ली तो आने वाली ज़िंदगी में मैं नहीं करने वाला, विच यू जस्ट मेंशन अ वाइल बैक. अगर हम यहाँ पर बात करें जेस्टेशनल डायबिटीज़ की, उसके कारण और क्या वो ठीक की जा सकती है? पर अब मुझे आपकी बात सुन के लग रहा है कि ठीक ही की जा सकती है, क्योंकि जब डायबिटीज रिवर्स हो सकती है तो फिर ये भी हो जाती होगी. जी, क्योंकि कॉज एग्जैक्टली सेम है. राइट. क्या होता है जेस्टेशनल डायबिटीज़ में, अगर आप उसका कॉज समझें तो इंसुलिन रेजिस्टेंस पहले से है बॉडी में. हाँ. प्रेगनेंसी एक ट्रिगर है. हर प्रेग्नेंट फीमेल को तो जेस्टेशनल डायबिटीज़ नहीं होता, पर जिनको होती है दैट मीन्स इट इज नॉट द नॉर्मल स्टेट. तो जिसको इंसुलिन रेजिस्टेंस ऑलरेडी चल रहा है या जिसके इंसुलिन रेजिस्टेंस के जेनेटिक्स हैं और टेंडेंसी है, वहाँ पे प्रेगनेंसी एक ट्रिगर बन जाता है. और काफ़ी पेशेंट्स जेस्टेशनल डायबिटीज़ होने के बाद आगे जाकर उनको टाइप 2 डायबिटीज़ हो जाता है. बट अगर उसे वो सही समय पे रोके तो उसे ठीक कर सकते हैं. एग्जैक्टली सेम वे. और द चाइल्ड टू बी बॉर्न, उस पर क्या असर है? बहुत नेगेटिव असर होता है जेस्टेशनल डायबिटीज़ होने से. एक तो बच्चे में इंसुलिन लेवल्स बढ़ जाते हैं, बच्चे का साइज बहुत बढ़ जाता है, बच्चे में डायबिटीज़ होने का रिस्क बढ़ जाता है. तो जाहिर तौर पे ऐसी कंडीशन में इमीडिएटली दे शुड गो टू द डॉक्टर, और जो भी एहतियात डॉक्टर बताएंगे, आप बताएंगे, या जो भी उनके डॉक्टर होंगे उनको वो बरतने चाहिए, सो दैट इट डज नॉट गो टू द चाइल्ड. करेक्ट. कोई फिजिकल सिम्टम्स हैं या कुछ साइंस हैं एक आम आदमी के लिए जिसे डायबिटीज़ कभी डायग्नोज हुई नहीं थी, लेकिन वो ऐसे क्या चेंजेस नोटिस करे कि उसको लगे कि कहीं उसे डायबिटीज़ तो नहीं है, या कहीं उसके, आई शुड रादर करेक्ट माई सेल्फ, उसके इंसुलिन लेवल्स बिगड़े हुए तो नहीं हैं? So 99% ऑफ डायबिटीज़ आर डिटेक्टेड एसिम्टोमेटिकली, बिना किसी सिम्टम के, राइट. तो मैं उल्टी एडवाइस दूंगा यहाँ पे कि आप सिम्टम मत ढूंढें, क्योंकि बाय द टाइम सिम्टम स्टार्ट कमिंग इन डायबिटीज़ और आपको दिखने शुरू होंगे, देर हो चुकी, यू आर ऑलरेडी लेट. ओके. लेकिन कुछ ऐसे साइंस हैं जिसका आप ध्यान रख सकते हैं कि भाई आपको फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस हो रहे हैं, कुछ चोट लगी है वो हील नहीं हो रही, एक्सेसिव थर्स्ट, एक्सेसिव यूरिनेशन जिनको बोला जाता है, बट ये बहुत लेट आते हैं. ये तब आएंगे जब या तो शुगर आपकी बहुत एक लेवल 300-400 क्रॉस कर गई होगी, या शुगर की वजह से कोई ऑर्गन आपका डैमेज हो गया होगा.
देन दे आर वेरी सटल साइंस विच यू शुड नोट. जैसे फॉर मेल्स मैं एक पॉइंटेड बात कहूँगा, सेक्सुअल डिसफंक्शन, एरेक्टाइल डिसफंक्शन, उसका नंबर 1 कॉज इज टाइप 2 डायबिटीज़ फिजिकल कॉजेज़ में. तो आपको अगर ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं, आप ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आप ये सोचें यार साइकोलॉजिकल है या इसका शुगर से क्या लेना देना. तो देर आर सम वेरी वेरी स्ट्रेन सिम्टम्स. आपके नेक के पीछे एक स्किन का जो एरिया होता है वो डार्क कलर्ड हो जाता है, लेदरी हो जाता है, उसे कहते हैं एकैंथोसिस निग्रिकेंस. छोटे छोटे स्किन टैग्स यहाँ पे नेक के आसपास आने शुरू हो जाएंगे. तो ये बहुत सटल साइंस हैं, लेकिन जनरली पेशेंट्स ये मिस कर देते हैं. तो हम कहते हैं कि सिम्टम बेस्ड ट्रीटमेंट आप बिल्कुल नहीं रखें, आप चेक करें. एक ब्लड शुगर टेस्ट कितना कॉस्टली है? इट्स लाइक इट इज वेरी अफोर्डेबल. And as you said, not just the blood sugar test, but your fasting insulin. Insulin levels, yes. ताकि हो ही That should होने be से part बच of जाए. regular checkups. Regular checkups. Dr. Gagan, before we close, कुछ rapid fire questions हैं which I know इतने रैपिड फायर शायद ना भी हो पाए क्योंकि बहुत कंडीशंस होंगी आपके आंसर में, एंड राइटली सो, बिकॉज जनरलाइज नहीं किया जा सकता कई मेडिकल चीज़ों को. बट फॉर द सेक ऑफ इट आई विल क्विकली रन यू थ्रू सम क्विक क्वेश्चंस. पहला सवाल ये है कि गुड़, चीनी और आर्टिफिशियल स्वीटनर में फ़र्क है, और इसलिए हम गुड़ और चीनी, गुड़ और खांड जैसी चीज़ों को खा सकते हैं लेकिन हम वाइट शुगर नहीं खाएं. जो शुगर फ्री हैं दैट इज़ सेफ टू यूज़, मोस्टली आप यूज़ कर सकते हैं. बाकी मेरे लिए बाकी सारी शुगर्स, वाइट, ब्राउन, आर्टिफिशियल, नेचुरल, सब एक बराबर. मिलेट और चावल रोटी, क्या मिलेट्स हम खाते हैं तो क्या वो बेहतर ऑप्शन है या वो भी सेम है इन टर्म्स ऑफ द कार्बोहाइड्रेट इनटेक? चावल से बेहतर है लेकिन तब भी हाई कार्बोहाइड्रेट. तो मोटा अनाज भी अगर आप खा रहे हैं, टोटल कार्बोहाइड्रेट लोड देखिए. कितनी बारी टेस्ट कराना चाहिए, कितनी बार रेगुलर चेकअप होना चाहिए एक आमजन का और एक डायबिटिक का, इन टर्म्स ऑफ चेंजिंग द इन टर्म्स ऑफ नोइंग द ब्लड शुगर लेवल एंड द इंसुलिन लेवल? डायबिटिक पेशेंट से शुरू करता हूँ. तो डायबिटिक पेशेंट को हफ्ते में कम से कम 2 बार, सिर्फ अपनी खाली पेट की शुगर नहीं, खाने के 2 घंटे बाद की शुगर भी, फास्टिंग और पोस्ट मील शुगर हफ्ते में 2 बार, महीने में 1 बार कम से कम ब्लड शुगर लैब से चेक करानी चाहिए क्योंकि मशीन ख़राब हो सकती है. 3 महीने में कम से कम 1 बार एक फुल बॉडी चेकअप जिसमें HbA1c, लिवर, किडनी फंक्शन, कोलेस्ट्रॉल, लिपिड प्रोफाइल हो विद फास्टिंग इंसुलिन लेवल्स, वो एवरी 3 मंथ्स में कराना चाहिए. और अ नॉर्मल पर्सन वो उससे कम कर सकते हैं, लाइक वंस इन एवरी 3 मंथ्स एक HbA1c, लिवर, किडनी फंक्शन करा सकते हैं ओवर द एज ऑफ 35 या लेट्स से 40, एंड वंस एटलीस्ट 6 मंथ्स या 6 मंथ्स नहीं तो साल में 1 बार फास्टिंग इंसुलिन लेवल्स जो हैं वो ज़रूर चेक कराने चाहिए. डायबिटीज रिवर्स की जा सकती है, येस और नो? यस, टाइप 2 डायबिटीज़ रिवर्स करी जा सकती है. कोई सुपर फूड जो कि डायबिटिक कंडीशन में जो लोग हैं उनके लिए अच्छा है? All the natural high protein foods like your non-veg, your पनीर, your सोया जिसमें प्रोटीन ज़्यादा है और कार्बोहाइड्रेट कम से कम है, they are all super foods. डूज फॉर अ डायबिटिक एंड डोंट्स फॉर अ डायबिटिक? मुझे इसके लिए 1 साल चाहिए. नहीं, बट क्विक डूज. 1, check yourself, monitor yourself. 2, monitor your treatment. देखिए आपके ट्रीटमेंट में रिजल्ट्स प्रॉपरली आ रहे हैं या नहीं आ रहे. बी रेगुलर इन योर फॉलोअप्स. And most importantly, understand that diabetes is a lifestyle disease. Change your lifestyle. Medication पे सिर्फ dependent ना रहें. Don'ts will be exact opposite. Don't think कि दवाई खा ली तो सब कुछ ठीक हो गया, सब कुछ सही चलता रहेगा, मैंने चेक नहीं करी तो क्या हुआ, मुझे सिम्टम्स नहीं है, मेरी शुगर ठीक ही होगी, और मेरा चाचा इस तरीके से खाता है और मेरा पड़ोसी इस तरीके से खाता है तो मैं भी खा सकता हूँ, मेरे लिए भी चलेगा. अपनी बॉडी के हिसाब से आप अपना लाइफस्टाइल, अपनी डाइटरी स्ट्रैटेजी, अपना एक्सरसाइज का प्लान करें. एक्सरसाइज ज़रूर करें, डाइट का ध्यान ज़रूर रखें. एंड डूज एंड डोंट्स फॉर अ नॉर्मल पर्सन हु इज नॉन डायबिटिक? रियलाइज दैट ये सारी बीमारियां आपको आगे जाकर हो सकती हैं, स्पेशली इफ़ यू हैव फैमिली हिस्ट्री. गेट योर सेल्फ चेकड रेगुलरली. फिज़िकल एक्टिविटी रखें. फिज़िकल एक्टिविटी 45 मिनट्स चैलेंजिंग एक्टिविटी डेली ज़रूर रखें. शुगर से दूर रहें, शुगर एडिक्टिव होती है. प्रोसेस्ड फूड से दूर रहें. और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो इनकी वजह से हो सकती हैं.
एंड हेल्थ अवेयर रहें, करेक्ट ऑथेंटिक सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन से अपनी हेल्थ नॉलेज गेन करने की कोशिश करें। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे ज़्यादा मत रिलाई करें। एंड ऑलवेज लिसन टू योर डॉक्टर। और डॉक्टर गगन, इसी के साथ मैं आपका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप हमारे शो पर आए और आपने अपना कीमती समय निकाला, इसके लिए तो आपका शुक्रिया। लेकिन उसके साथ आपने बीइंग अ डॉक्टर जो हम सबको एजुकेट किया, नॉट जस्ट अबाउट डायबिटीज़ बट डायबिटीज़ का अच्छा मैनेजमेंट, कई मिथ बस्टर्स थे जो आपने हमें बताए, और कैसे आप डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हैं। आई थिंक विच इज़ अ बिग टेक अवे फ्रॉम यू इन दिस पॉडकास्ट फॉर एवरीवन, फॉर ऑल ऑफ अस एंड ऑल्सो फॉर नॉन डायबिटिक्स, कि आप डायबिटीज़ होने से आप बचे रहें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है विच आई रियली फील इट वर्क्स वेरी वेल फॉर ऑल ऑफ अस, एंड थैंक यू फॉर कमिंग। Thank you for having me and giving me a platform where I can share my views and opinions. और किसी को भी अगर इससे सुन के बेनिफिट हो तो आई थिंक इट इज़ अ विन फॉर एवरीबडी। थैंक यू। थैंक यू मैम। तो अपनी सेहत का ख्याल रखें। सेडेंट्री लाइफस्टाइल की वजह से डायबिटीज़ जैसी कई बीमारियां हैं जो कि एक आमजन को हो सकती हैं, तो इसलिए अच्छी सेहत के लिए आपकी नींद, आपका खान पान और एक्सरसाइज ये काफ़ी महत्व रखते हैं। स्टे फिट, स्टे हेल्दी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले पॉडकास्ट में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर। नमस्कार, जय हिंद।